स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिवाइज करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें कॉन्सेप्ट के सारे रिवीजन हम लोग करेंगे एक एक करके, लेकिन समझ में उन्हीं को आएगा जिनको पहले से 60-70% पता हो, 50% एटलीस्ट पता हो, तो वो जल्दी से रिकैप कर पाएंगे और वो समझ पाएंगे। ठीक है। और जिसको बिल्कुल ही नहीं पता, सोच रहा हो कि रिवीजन क्लास में ही मेरा पूरा थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पहले से 50% आइडिया होना चाहिए। तो अब देखो, हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कराएंगे। आपको ना तो यहाँ डेरिवेशन कराए जाएंगे, ना ही ज़्यादा न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। इस वीडियो का पर्पस है कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल या डेरिवेशन करने जाएँ तो हमारा टाइम सेविंग हो जाए। दैट इज, पहले से हमें कॉन्सेप्ट पता हो, फॉर्मूला पता हो, फॉर्मूला का बैकग्राउंड पता हो, तो न्यूमेरिकल अप्रोच लेना हो, चाहे बोर्ड लेवल का लेना हो, चाहे एंट्रेंस लेवल का लेना हो, सब में हमारा काम करे। खोपड़ी काम करना शुरू कर दे। खोपड़ी जो है काम करेगा। जब लॉजिक लगने शुरू हो जाएंगे तो फिर तमाशा होने लग जाएगा, और तो फिर तहलका भी हो जाएगा। चलो देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना क्या क्या है पहले वो देखा जाए हम लोग। तो सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम को रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे हम भाई। थर्मल इक्विलिब्रियम देखेंगे, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम देखने के बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी से रिलेटेड है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझेंगे हम लोग। फिर हम लोग 3 टाइप के स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स देखेंगे। ये हालांकि चैप्टर 13 में है, फिर भी हम लोग को यहाँ यूज होगा, इसलिए दिखा देंगे। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी चैप्टर 13 में है, नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन उसका यूज़ है, क्या करें, दिखाना पड़ेगा, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इसके बाद पढ़ेंगे। ये भी चैप्टर 13 का है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लेकिन ये भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। और तब देखेंगे इंटरनल एनर्जी, इसी पे बेस्ड है। इंटरनल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करना देखेंगे। इंटरनल एनर्जी कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है वो भी समझ में आएगा यहाँ पे। तो इंटरनल एनर्जी देखेंगे। फिर देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस चैप्टर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये देख लेंगे। और उसके बाद देखेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, ये सब देखेंगे। लास्ट में देखेंगे हीट इंजन एंड हीट पंप, रेफ्रिजरेटर, इसको वो रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं, हीट पंप देखेंगे। और लास्टली जाते जाते देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस चैप्टर के लास्ट में। और इसका नेक्स्ट चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जिसमें ये देखना होता है तो वहाँ पे शॉर्टकट कर लेंगे। जब यहीं पे थोड़ा डिटेल दिखा देंगे तो वहाँ और शॉर्टकट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ जो ज़रूरत है चैप्टर 13 का उसको हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था, हीट वाला चैप्टर, हीट ट्रांसफर के टाइम पे भी। तो चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो भाई दो बॉडी है, मान लो बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है, ये दोनों कांटेक्ट में आए। ये दोनों क्या किए भाई? तो ये कांटेक्ट में आए। तो दोनों जब कांटेक्ट में आते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई? तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसका भी टेम्परेचर, मान लो ये T1 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर है, और T1 इज़ ग्रेटर देन T2 अगर ऐसा है, तो ये हायर टेम्परेचर वाला पता ही है तुम्हें कि इसके मॉलिक्यूल्स का जो वाइब्रेशन होगा वो हायर एम्पलीट्यूड पे होगा। कोई भी मॉलिक्यूल या एटम वाइब्रेट करता है अपने लोकेशन, अपने फिक्स्ड लोकेशन के अबाउट, और इसका वाइब्रेशनल एनर्जी जो होता है, सबने पढ़ा है SHM में, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ऑसिलेशन में पढ़ा है भाई, एनी वाइब्रेटिंग सिस्टम टोटल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ए क्या है? एम्पलीट्यूड है। मास, ऑसिलेटिंग बॉडी का मास फिक्स्ड है, जैसे बॉब है मान लो सिंपल पेंडुलम का, तो इसका मास अपना फिक्स्ड है। ओमेगा है भाई, टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। इससे ओमेगा जो होता है हर ऑसिलेटिंग सिस्टम का अपना अपना फिक्स्ड होता है ओमेगा का वैल्यू। तो ठीक है भाई, ओमेगा फिक्स्ड है, मास फिक्स्ड है, हाफ फिक्स्ड है, एम्पलीट्यूड ही है जो ज़्यादा होता है भाई। ज़्यादा एनर्जी कैरी करेगा तो ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करेगा, वो हम लोग समझते हैं। पेंडुलम अगर है 2 जूल का थप्पड़ मारोगे तो ये छोटा सा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा, और अगर हम लोग 20 जूल का लगाएंगे थप्पड़ तो ये इतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन करना शुरू करेगा। पेंडुलम हैंग करके हम लोगों को पता ही है, जितना ज़्यादा एनर्जी फीड करोगे उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे ये वाइब्रेट करना शुरू करेगा, ऑसिलेट करना शुरू करेगा। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करते हैं, और जिसका टेम्परेचर कम है उसके मॉलिक्यूल कम टेम्परेचर पे होने के चलते स्मॉलर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे। इससे क्या होगा कि इसके इंटरफेस यानी कॉमन बाउंड्री के पास ये जो मॉलिक्यूल होंगे ये ज़्यादा वायलेंट होंगे रिलेटिवली टू दिस। तो जब कोलिजन करेंगे तो ये इनको ज़्यादा एनर्जी देगा, ये जब इसको कोलिजन करेंगे तो ये कम एनर्जी दे पाएगा। इस तरह से बड़े सारे कॉमन इंटरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं दोनों साइड से एक दूसरे को कोलिजन करते रहते हैं, और कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र होता रहता है। बट इधर का टेम्परेचर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ज़्यादा वोलेंटली ये वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए इधर से एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। फॉर एग्जांपल
10 जूल पर सेकंड ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इधर से इफेक्टिवली 6 जूल पर सेकंड ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इफेक्टिवली बोल सकते हैं कि नेट एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। और नेट एनर्जी ट्रांसफ़र का जो रेट अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल है वो क्या है, 10-6 दैट इज़ 4 जूल पर सेकेंड ऐसे ट्रांसफ़र अभी हो रहा है। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, धीरे धीरे इसका जब ये इसका इंटरनल एनर्जी में गेन हो रहा है, कुछ एनर्जी इधर से ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इसका इंटरनल एनर्जी गेन होगा तो इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। हम लोग समझते हैं कि इंटरनल एनर्जी होता है किसी भी सॉलिड लिक्विड गैस के लिए नंबर ऑफ मोल D/2, और गैस के लिए हम लोग समझते हैं, तो ये मेनली हम लोगों को यहाँ पे गैस का ही पढ़ना है। तो ND/2 RT, D इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही देखना है कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है भाई, तो इंटरनल एनर्जी में गेन होगा। और इंटरनल एनर्जी होता क्या है भाई, तो इंटरनल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। और काइनेटिक एनर्जी 3 तरह के होते हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो इन सब के सम को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो वो बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में कुछ समझेंगे, कुछ नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, ये क्लियर होगा। मेनली इसी चैप्टर में डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने के बाद हम लोग समझ लेंगे नेक्स्ट चैप्टर का, हालांकि टॉपिक है फिर भी इसी में जानेंगे हम लोग। तो यहाँ से नेट एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी में, तो धीरे धीरे इसका इंटरनल एनर्जी एंड हेंस टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। भाई ठीक है, पहले इसका 30 डिग्री सेल्सियस था, इसका 20 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब ये 20 से क्या होने लग गया भाई, तो 20 से ये 22 होने लग गया। और इसमें क्या है, तो इसका तो इंटरनल एनर्जी का लॉस हो रहा है, पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी लॉस हो रहा है, क्योंकि ये गेन कम कर रहा है 6 के रेट से और यहाँ ट्रांसफ़र ज़्यादा कर रहा है 10 के रेट से, इसलिए इसका 4 जूल पर सेकेंड लॉस हो रहा है। इस तरह से इसका जब लॉस हो रहा है तो इसका टेम्परेचर डाउन होगा, 29 होगा, 27 होगा, ऐसे होगा, और इसका बढ़ता जाएगा, 23 होगा, 24 होगा, ऐसे करते करते मान लो थोड़े टाइम के बाद जब एनर्जी ट्रांसफ़र होता रहा, थोड़े टाइम के बाद ये 4 जूल पर सेकंड के बदले में नेट ट्रांसफ़र 2 जूल पर सेकंड का रह गया, फिर नेट ट्रांसफ़र 1 जूल पर सेकंड का रह गया, और धीरे धीरे ये क्लोज आने लग गए, ये 27 पे आ गया, और ये मान लो 28 पे है। अब ये नेट ट्रांसफ़र का रेट ओनली 1 जूल पर सेकंड है, धीरे धीरे क्या हो गया, तो ये भी 27.5 पे आ गया समझो, और ये भी 27, तो ये बन गया कॉमन टेम्परेचर। ये क्या बन गया भाई, कॉमन टेम्परेचर बन गया। तो अब ये भी 27.5 पे है, ये भी 27.5 पे है, और इस तरह से अब जब दोनों के टेम्परेचर जब सेम हो जाए, मीन्स T1 डैश बन गया और T2 डैश बन गया, अब दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम हो गया। ऐसा स्टेट जो कि थोड़े टाइम के बाद अचीव होता है व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मेड इन कांटेक्ट विद ईच अदर, देन थर्मल एनर्जी दैट इज पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, जो कि ट्रांसफ़र होता रहता है हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी, और ये तभी तक ट्रांसफ़र होता है जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जैसे ही दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ तो ये वाला कंडीशन बन गया, और इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इसी को क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। क्या है ये, डायनामिक इक्विलिब्रियम है। ऐसा नहीं कि थर्मल इक्विलिब्रियम हो गया तो इसके बाद एनर्जी ट्रांसफर बंद हो गया, नहीं भाई, नेट एनर्जी का ट्रांसफर का रेट ये जरूर 0 हो जाएगा, बट ट्रांसफर तो अभी भी हो रहे हैं। हो सकता है इधर से 3 जूल पर सेकंड ट्रांसफर हो रहे हो, इधर से 3 जूल, या इधर से 6 जूल ट्रांसफर हो रहे हैं, इधर से भी 6 जूल, तो उस कंडीशन में नेट ट्रांसफर तो 0 हो गया, बट ट्रांसफर तो अभी भी हो रहा है। जितना इधर से उतना ट्रांसफरिंग रेट फ्रॉम बोथ साइड, ये इक्विलिब्रियम में आ गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ट्रांसफर कंटिन्यूड है बट नेट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम बना हुआ है, तो ऐसे को हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और थर्मल इक्विलिब्रियम का चेक कब हो पाएगा भाई, जब देखेंगे कि दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो टेम्परेचर ही वो पैरामीटर है, टेम्परेचर ही वो पैरामीटर है जो बताएगा कि थर्मल एनर्जी यानी पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी किधर से किधर ट्रांसफर होगा, किस बॉडी से किस बॉडी में, हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी में ट्रांसफर होगा। और ये ट्रांसफर होता हुआ एनर्जी को ही हम लोग हीट एनर्जी बोलते हैं। याद होगा लास्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था, हीट एनर्जी इज एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडी इन कॉन्टैक्ट, बिटवीन टू बॉडी और बॉडी एंड सराउंडिंग एट डिफरेंट टेम्परेचर। जब भी दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे होंगे तो थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा, वो ट्रांसफर होता हुआ एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। एक बार ये ट्रांसफर हो गया तो अब ये इसका इंटरनल एनर्जी का पार्ट हो गया, इसका इंटरनल एनर्जी में लॉस हो रहा है, इसके इंटरनल एनर्जी में गेन हो रहा है। धीरे 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 जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए, टेम्परेचर सेम हो जाए
तो उस कंडीशन में ये नहीं समझ लेना है कि इंटरनल एनर्जी भी सेम हो गया, ना बाबा, ऐसा बात नहीं है। जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो अब नंबर ऑफ मोल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, इन सब पे डिपेंड करेगा। अगर ये सारे सब सेम हो तब ना, सिर्फ टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर सेम होने से इंटरनल एनर्जी सेम नहीं हो जाता, क्योंकि और भी बड़े पैरामीटर्स हैं जिन पे इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का डिपेंड करता है। सो टेम्परेचर सेम हो गया तो नेट एनर्जी ट्रांसफर बंद हो गया, क्योंकि दोनों तरफ के मॉलिक्यूल सेम एम्पलीट्यूड से ऑलमोस्ट वाइब्रेट करेंगे। ये भी उतना ही एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए जितना एनर्जी देगा उतना ही इधर से एनर्जी आएगा, नेट एनर्जी ट्रांसफर बंद हो जाएगा। दिस कंडीशन इज नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, दोनों टेम्परेचर क्या हो गए, सेम। ये समझ में आया होगा जरूर से सब। जब भी दो बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर पे रहते हैं और कांटेक्ट में, यानी एनर्जी ट्रांसफ़र अलाउड हो जाए, तो उस कंडीशन में एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। और हायर टेम्परेचर बॉडी से उसके इंटरनल एनर्जी का पार्ट ट्रांसफ़र होता है लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी में, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। ये हम लोग लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस किए थे, जब हीट एनर्जी को हम लोगों ने डिफाइन किया था, समझने का कोशिश किया था। क्लियर है यहाँ तक भाई? थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग समझ गए। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। इसी से रिलेटेड है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे रिलेटेड है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको जरा समझा जाए हम लोग कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हुआ। तो देखो, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, तो टू सिस्टम है यहाँ पे, ए एंड बी। दो सिस्टम यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ए एंड बी। एक ए है बॉडी और सिस्टम, एक बी है, और ये दोनों आपस में, ये जो वाल है, जो ग्रीन कलर का वाल दिख रहा है, ये डाइथर्मिक वाल है। कैसा वाल है भाई ये? तो डाइथर्मिक वाल है। डाइथर्मिक वाल का मतलब होता है कंडक्टिंग वाल। कंडक्टिंग वाल मीन्स क्या, ये कंडक्ट करेगा, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर अलाउड होगा, इधर से इधर जाना चाहे, उधर से इधर जाना चाहे। तो अभी अगर ये दोनों डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर हों तो ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तरह के वाल होते हैं, डाइथर्मिक एंड कंडक्टिंग वाल। अभी मैंने जीरोथ लॉ पे कोई बात नहीं किया है, अभी ऐसे ही बात कर रहे थे कि अगर दो ये डिफरेंट टेम्परेचर पे हैं और ये कंडक्टिंग वाल या डाइथर्मिक वाल से हैं, तो थोड़े टाइम के बाद ये TA और TB क्या हो जाएगा, दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे और ये थर्मल इक्विलिब्रियम बन जाएंगे। चलो अब बात करते हैं हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। इसका थर्मल इक्विलिब्रियम हमने C के साथ बनाने के लिए ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ये जो वाल है यहाँ पे वो है कंडक्टिंग वाल। ये जो वाल बनाया मान लो हमने, वो था कंडक्टिंग वाल। ये दोनों क्या हैं, कंडक्टिंग वाल हैं। ये अगर हमारे कंडक्टिंग वाल हो जाएं, कंडक्टिंग या डाइथर्मिक वाल बोलें एक ही बात है। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे इस वाल के थ्रू एनर्जी ट्रांसफर अलाउड होगा। एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पे अलाउड होगा, ट्रांसफर हो सकता है, अलाउड है, एनर्जी ट्रांसफर अलाउड है। तो अब बताओ क्या होगा, ये बॉडी है मान लो C, तो बॉडी A और C में तो यहाँ पे देख रहे हो कंडक्टिंग वाल है, यहाँ क्या है, इंसुलेटिंग वाल है। कोई बात नहीं है, कम से कम इधर से एनर्जी एक्सचेंज करेगा, ये एनर्जी एक्सचेंज करेगा और थोड़े टाइम के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मीन्स TA और TC दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है भाई। अब B और C, इनमें भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा थोड़े टाइम के बाद, इधर से इधर एनर्जी, इधर से इधर एनर्जी, इस तरह से डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। यहाँ पे भी डायनामिक इक्विलिब्रियम बन जाएगा और क्या बन जाएगा भाई, तो TB हो जाएगा इक्वल टू TC। अब जो इसका मान लो अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस का है, तो इसको भी 20 हो गया, इसको भी 20 हुआ है। थोड़े टाइम के बाद मान लो एक दिन बाद देख रहे हैं, तो थर्मल इक्विलिब्रियम तब तक बन चुका है। तो दोनों का टेम्परेचर सेम, इन दोनों का भी टेम्परेचर सेम। तो आपका लॉजिक क्या कहता है कि अगर इसका टेम्परेचर सेम है, इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर अगर सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में इसका और इसका भी टेम्परेचर सेम हो जाएगा। मीन्स ये भी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम की तरह होंगे, भले ही ये एडियाबैटिक वाल है, नॉन कंडक्टिंग वाल है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसी बात को ये कहता है क्या भाई, कि इफ़ टू बॉडी A एंड B आर independently and simultaneously in thermal equilibrium with a common body C, मान लो ये कॉमन बॉडी C के साथ A और B दोनों इंडिपेंडेंटली साइमल्टेनियसली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, देन A एंड B विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब इस वाल को अगर हम लोग हटा करके और कंडक्टिंग भी कर दे तो इधर से कोई ट्रांसफर नहीं होगा और पहले से थर्मल इक्विलिब्रियम बने रहेंगे। Means a body A and B, if two body simultaneously and independently are in thermal equilibrium with a common body C, then the body A and B will also be in thermal equilibrium। मतलब यही हो गया कि if TA is equal to TC and TB is also equal to TC, then TA will be equal to TB। यही तो हुआ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ए और बी विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोगों ने पहले थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट समझा। पहले क्या समझा भाई? तो थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट समझा। थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों का टेम्परेचर सेम होता है, इसलिए टेम्परेचर सेम होने का कंडीशन बना। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे भाई? तो इसका स्टेटमेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट लिख सकते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, क्या भाई? कि इफ़ टू बॉडी ए एंड बी आर इंडिपेंडेंटली एंड साइमल्टेनियसली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए कॉमन बॉडी C, then body A and B will also be in thermal equilibrium। स्टेटमेंट लिखवाने का टाइम नहीं है ये, क्योंकि CBSE का क्लास, बोर्ड का क्लास नहीं है। तो याद दिला दिया आपको, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पहचान गए। दोनों इंडिपेंडेंटली अगर कॉमन बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो दोनों बॉडी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये है स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? अब जरा हम लोग नज़र डालें 3 टाइप ऑफ स्पीड्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स का 3 टाइप का क्या क्या स्पीड हो सकता है वो जरा समझ लें, फिर आगे का डिस्कशन हम लोगों का इजी हो जाएगा। चलो देखते हैं भाई, हम लोग चलो देखते हैं क्या देखेंगे। तो 3 टाइप ऑफ स्पीड का हम लोग बात करने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो एक रीडिंग ले लो भाई। रीडिंग क्या ले लें? तो एक कंटेनर लिया हमने, इस कंटेनर में बड़े सारे मॉलिक्यूल्स लिए। मान लो बड़े सारे मॉलिक्यूल्स के हम लोगों ने स्पीड मेजर किया। कभी किसी का 2 मीटर पर सेकंड आया, किसी का 3 आया, किसी का 5 आया, किसी 9 आया। मीन्स एक का V1 वेलोसिटी है तो किसी का V2 वेलोसिटी है, किसी का V3 वेलोसिटी है, किसी का V4 वेलोसिटी है, किसी का V5 है, एंड सो ऑन। बड़े सारे मॉलिक्यूल के स्पीड मिलते गए। ठीक है, उन रीडिंग्स को अगर हम लोग लिख लें, उन रीडिंग्स को लिख लेते हैं। चलो भाई, सबसे पहले मान लो रीडिंग आया 2 मीटर पर सेकंड, फिर आया मान लो 3 मीटर पर सेकंड, फिर रीडिंग आया 4 मीटर पर सेकंड, फिर आया 3 मीटर पर सेकंड, फिर आया 2 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मीटर पर सेकंड, फिर 1 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मीटर पर सेकंड। कितने रीडिंग होंगे भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रीडिंग आ चुके हैं स्पीड्स के। स्पीड के हमारे 10 रीडिंग आ चुके हैं। इन 10 रीडिंग के बेसिस पे हम लोग 3 तरह का स्पीड डिफाइन करेंगे। 3 टाइप के स्पीड हम लोग समझेंगे। एक है एवरेज स्पीड, ठीक है, एक है एवरेज स्पीड, दूसरा है हमारा RMS स्पीड, और थर्ड है हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इस तरह से 3 टाइप ऑफ स्पीड हैं। अब तीनों को जरा समझा जाए हम लोग। एवरेज स्पीड किसको बोलेंगे भाई? तो जितना स्पीड आया, V1 आया, V2 है, किसी का V3 है, किसी का V4, ऐसे करते करते हमने n रीडिंग लिया तो डिवाइडेड बाई n करने पड़ेंगे, तो ये मिल जाएगा तुम्हें एवरेज स्पीड। जैसे एवरेज मार्क्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं क्लास में, सबके अपने अपने मार्क्स है, टेस्ट में मार्क्स आए और उन सबका एवरेज निकाला तो एवरेज निकल जाते हैं। चलो ठीक है भाई, तो एवरेज ये मिला। अगर इस वाले एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो क्या करेंगे भाई? तो 2 मीटर पर सेकंड प्लस 3 मीटर पर सेकंड प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 एंड सो ऑन कर ही लेंगे। डिवाइडेड बाई कितने रीडिंग थे? 10 रीडिंग थे, तो 10 रीडिंग का कर देंगे काम। जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा एवरेज स्पीड। क्या हो जाएगा वो? एवरेज स्पीड या मीन स्पीड। बात एक ही है, एवरेज या मीन स्पीड का ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, सिमिलरली RMS स्पीड, तो यहाँ पे जरा ध्यान देना, रूट m है मीन और s है स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर करो स्पीड को। पहला का स्पीड V1 था उसका स्क्वायर करो, दूसरे का स्पीड V2 था उसका स्क्वायर करो, तीसरे का स्पीड V3 था उसका स्क्वायर करो, एंड सो ऑन चलता रहेगा भाई। और लास्ट वाले का स्पीड मान लो Vn था तो उसका भी स्क्वायर करो, और उसके बाद क्या करो? स्क्वायर कर दिया हमने स्पीड का। अब लो मीन। तो मीन कैसे लेंगे भाई? तो मीन लेने के लिए सबको सम करो, जितने भी तुमने लिए हैं n रीडिंग्स का अगर स्क्वायर करके सम किया है, डिवाइडेड बाई n करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। क्या मिला अब तक मिला मीन स्क्वायर स्पीड। इसको क्या बोलेंगे? मीन स्क्वायर स्पीड, बिकॉज वी हैव टेकन मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड। मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड, तो मीन स्क्वायर स्पीड। इसमें अगर रूट लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा फाइनली रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, जहाँ पे अगर हम लोग बोलें तो ये जो वैल्यू है, मान लो V0 अगर बोले हम लोग, तो ये हो गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर एंड सो ऑन Vn स्क्वायर। खाली स्क्वायर किया और मीन लिया, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? तो इसको बोलेंगे मीन स्क्वायर स्पीड। इसको MS लिख दें, MS लिख दें, RMS नहीं लिखेंगे। ये MS है, डेट इज क्या है? मीन स्क्वायर स्पीड। ये उतना काम का नहीं है मीन स्क्वायर स्पीड।
ये उतने काम का नहीं होता है। जो RMS स्पीड होता है ये हमारा काम का बात है भाई। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड इज द वैल्यू ऑफ रूट अंडर रूट वैल्यू, रूट निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा वो है मीन स्क्वायर स्पीड का रूट करते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड समझ गए। सिमिलरली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसको बोलेंगे भाई? तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब ही है मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाला स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला स्पीड। तो यहाँ पे देखो 10 रीडिंग्स ऐसे आए हुए हैं। अगर मैं बोलूँ 11th रीडिंग कितना आने का चांस सबसे ज़्यादा किस स्पीड के आने का है, मीन्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस स्पीड के आने का है, तो आप ये रीडिंग देख करके बताओगे अच्छा 3 आया था, यहाँ 3 आया था, फिर 3 फिर 3, सबसे ज़्यादा तो 3 ही आने का चांस बनता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा 3 आने का सबसे ज़्यादा चांस है। इसलिए हम लोग बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज़ 3 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज दिस इज द स्पीड विच इज़ पोजेस्ड बाई मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसी स्पीड को कंटेन किए। 2 मीटर पर सेकेंड मान लो 20% रखे हुए हैं, 1 मीटर पर सेकेंड मान लो 10% रखे हैं, तो 3 मीटर पर सेकेंड मान लो 40% रखे हैं, और इससे ज़्यादा और कोई स्पीड नहीं है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल रखे। सबसे ज़्यादा यही स्पीड है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेस किए हुए हैं। सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है भाई यहाँ तक। अब बात करेंगे हम लोग कि ये हमेशा ऐसा रीडिंग दे करके पूछा जाए तुमसे, ऐसा भी बात नहीं है। कभी कभी क्या होगा कि कोई रीडिंग नहीं दिया गया है भाई, और ऐसे ही बताओ कि एवरेज स्पीड क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगा, और मीन स्पीड क्या होगा, RMS स्पीड क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? तो ऐसे कंडीशन में देखो, अगर ये दे दिया जाए कि चलो भाई एक गैस कंटेनर लिया हमने, और इस गैस कंटेनर में क्या किया, बड़े सारे मॉलिक्यूल्स हमने डाल दिए, मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स डाल दिए। अब ये मॉलिक्यूल भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, रैंडम मोशन यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ, और ये प्रेजेंट है, और ये वेरिएबल वेलोसिटी से स्पीड का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के वेरी लार्ज वैल्यू तक, ये स्पीड्स हैं इनके। तो भाई कोई अपवर्ड जा रहा है तो कोई डाउनवर्ड भी तो जा रहा है, कोई राइटवर्ड जा रहा है तो कोई कहीं लेफ्टवर्ड भी जा रहा है, कोई कहीं इधर तो इधर भी है, मीन्स हर डायरेक्शन रैंडम मोशन है भाई, रैंडम मोशन है, सब इधर से उधर भाग रहे हैं, सब एक दूसरे से कोलिजन करते हुए भाग रहे हैं विद वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है भाई। अब ये बोला जाए कि ये ऑक्सीजन गैस रखा हुआ है एट 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन गैस है। इसमें कौन सा गैस है भाई? तो ऑक्सीजन गैस है। ठीक है भाई। अब ऐसे कंडीशन में पूछा जाए कि अच्छा बोलो भाई वी मीन क्या होगा? वी मीन मीन्स वी एवरेज, इट मीन्स वी एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या होगा? तो एवरेज स्पीड का वैल्यू अब हम लोग कैसे लिखेंगे भाई? तो एवरेज स्पीड का वैल्यू लिखेंगे ऐसे कंडीशन में, हम लोग रीडिंग नहीं लेने जा रहे, रीडिंग दिया ही नहीं है। रीडिंग दिया होता तो रीडिंग के बेसिस पे बोल देते, मीन निकाल लेते, लेकिन अभी नहीं दिया है, सिर्फ ये दिया हुआ इतना टेम्परेचर पे है। तो इस कंडीशन में फॉर्मूला हम लोगों के पास है अंडर रूट एवरेज के लिए 8RT डिवाइडेड बाई पाई इंटू मोलिकुलर वेट मीन्स मोलर मास। ठीक है, यहाँ तक ये मिल जाएगा। उसी तरह से हम लोग यहाँ की बात करें, अगर RMS स्पीड की बात करोगे भाई तो RMS स्पीड भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे ही टेम्परेचर के टर्म में। ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो टेम्परेचर के टर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो ये आता है अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। सिमिलरली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का आ जाएगा, वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल का वो आता है, वो भी आता है अंडर रूट 2RT डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। फॉर्मूला सिमिलर हैं, बस यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ पे 3 है, 2 है यहाँ पे 3 है, और यहाँ 8/पाई है, यहाँ पे 8 क्या है पाई है। बाकी तो सब में कॉमन है, ठीक है भाई, इस तरह से है। क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। तो ये जब टेम्परेचर दिया रहे, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में यूज़ कर रहे हैं, और ये वैल्यू निकाल लो, मिल जाएगा तुम्हें ये तीनों स्पीड। चलो एक चीज़ और आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं, नोट का पॉइंट ये अलग से दिखा रहा हूँ, समझो, ये अलग से ध्यान रखना है आपको। एक नोट का पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं अलग से समझो दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान रखने हैं और तीनों में यूज़ होने हैं। एक क्या भाई? तो एक होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो होता है एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एवोगाड्रो नंबर Na मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB।
ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा बात मॉलिक्यूलर वेट, जो मॉलिक्यूलर वेट बोल रहे हैं या मोलर मास बोल रहे हैं, ठीक है, मोलर मास बोल रहे हैं। एक मोल मॉलिक्यूल का मास को ही मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। और ये कितना होगा भाई, तो एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई एक मॉलिक्यूल का मास, एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई एक मॉलिक्यूल का मास। ये ध्यान रखना, ये स्मॉल m जो है, ये स्मॉल m वो क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है। और ये एवोगाड्रो नंबर है, ये Na क्या है भाई, तो ये तो हमारा एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, ये सब जानते हैं भाई, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर है। और ये क्या है m भाई, m बोले या मॉलिक्यूलर वेट बोले, ये क्या है, तो ये वाला है हमारा, इन दोनों का बात एक ही है, मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मोलर मास। मॉलिक्यूलर वेट बोले और मोलर मास बोले। मोलर मास मीन्स एक मोल मॉलिक्यूल्स का मास, मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास हैं ये। क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है। अब ये बात अगर समझते हैं हम लोग, तो अब देखो इनका एक और एक्सप्रेशन सिंपल सा हम लोग देख सकते हैं। कैसे भाई, तो ये एक और एक्सप्रेशन देखो, मीन स्पीड या एवरेज स्पीड बोलें तो ऐसा लिख सकते हैं 8, आर को लिखेंगे एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टी डिवाइडेड बाई लिखेंगे पाई इंटू मोलिकुलर वेट को लिखेंगे एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई मोलिकुलर मास। ये क्या है, मोलिकुलर मास मीन्स एक मोलिकुल का मास, मास ऑफ वन मोलिकुल इज ऑल्सो नोन एज मोलिकुलर मास, इसको हम लोग मोलिकुलर मास भी बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लें, ऑक्सीजन गैस का एग्जाम्पल लें, तो मोलिकुलर वेट या मोलर मास होता है 32 ग्राम। और मोलिकुलर मास क्या होता है भाई, ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास क्या हो, मीन्स एक मोलिकुल का मास क्या होगा, तो वो मास होगा m, वो कितना होगा, तो 32 एटॉमिक मास यूनिट। और इसका मोलिकुलर वेट जो होगा वो होगा 32 ग्राम। क्लियर है? ऑक्सीजन के लिए एग्जाम्पल बता दिया, ऑक्सीजन गैस के लिए मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में समझो बता दिया कि ऑक्सीजन गैस के लिए ये है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ऑक्सीजन गैस के लिए। अब देखो यहाँ पे जो एवरेज का वैल्यू आया, एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू, एवरेज स्पीड का जो वैल्यू आया, तो मीन स्पीड या एवरेज स्पीड बोले तो ये क्या हो गया, तो √8 आर के बदले में अब हम लिखेंगे KB इंटू टी, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाई पाई इंटू मोलिकुलर मास। अगर यहाँ आर लिखोगे तो मोलिकुलर वेट लिखना, यानी मोलर मास लिखना। और अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखोगे तो यहाँ पे मोलिकुलर मास लिखेंगे, एक मोलिकुल का मास। सिमिलरली VRMS की बात करें तो VRMS भी तो वैसे ही हो जाएगा, √3 है ही, और इसको लिखेंगे एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ऐसा लिखेंगे इसको। T तो T ही है, और डिवाइडेड बाई ये भी लिखेंगे एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई क्या, तो ये मोलिकुलर मास, एक मोलिकुल का मास। तो इससे क्या मिल जाएगा ये भाई, तो 3 KB इंटू टी डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास मतलब एक मोलिकुल का मास इज स्मॉल m, मोलिकुलर मास बोलते हैं एक मोलिकुल का मास, और कैपिटल M बोले तो हम लोग एक मोल मोलिकुल का मास। तो इस तरह से RMS स्पीड हो गया। और बताओ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो कि √2RT होता था, तो R के बदले में KB हो जाएगा, और इधर हमारा ये मोलिकुलर मास के बदले में क्या हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा। इस तरह से मोस्ट प्रोबेबल मिल जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूला ऐसे भी याद रखने हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड मोलिकुलर मास के टर्म में। ये स्मॉल m क्या है भाई, तो स्मॉल है मोलिकुलर मास बोले तो एक मोलिकुल का मास ऑफ वन मोलिकुल, जो कि हमने बता दिया एग्जांपल में कि ऑक्सीजन के लिए वो होगा 32 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये 3 टाइप के गैस के स्पीड हैं, 3 टाइप ऑफ स्पीड फॉर एनी गैस मॉलिक्यूल। एक है एवरेज स्पीड, मीन स्पीड, RMS स्पीड, RMS स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। रीडिंग दिया हो तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, मीनिंग भी समझ गए, और रीडिंग ना दिया हो, टेम्परेचर दिया हो, तो हम लोग दूसरे फॉर्मूला भी यूज़ कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? लिख लिया होगा पॉज लगा करके भाई, और ये फॉर्मूला सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम लोग। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये चैप्टर 13 में आता है, लेकिन यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लें क्योंकि इसकी ज़रूरत है, इसलिए यहाँ डिस्कस करने पड़ेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो समझो। ये होता है
नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड्स, वेज, मोड्स हम लोग बोल सकते हैं या वेज बोले, इन विच एनर्जी कैन बी possessed or exchanged by any molecule with other molecules। मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड, कितने वेज में, कितने तरीके से, कितने तरह से एनर्जी कोई भी गैस मॉलिक्यूल पोजेस कर सकता है या एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, एक्सचेंज करना हो किसी अदर मॉलिक्यूल के साथ, कितने वे में एनर्जी रख सकता है, पोजेस कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखने हैं। तो ये कितना होगा, तो ये हम लोग बेसिक मीनिंग समझें। अब जरा इसको हम लोग कैलकुलेट करें। तो देखो भाई, समझने का कोशिश करें हम लोग। मोनोएटॉमिक गैस, जितने टाइप के गैस होते हैं उनके लिए हम लोग देखेंगे। अगर मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक मतलब ऐसा गैस मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नियन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, इस तरह होता है। जो इनर्ट गैस हैं वो क्या है, मोनोएटॉमिक है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब जो है। तो मोनोएटॉमिक अगर गैस है, मॉलिक्यूल है, तो इनकी एक ही एटम होता है। वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन में मूव कर सकता है, जेड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर सकता है 12mv(x²। वाई डायरेक्शन में मूवमेंट के लिए एनर्जी रख सकता है 12mv(y², 12mv(y²। और इधर z डायरेक्शन मोशन के लिए 12m और vz²। ऐसा ये 3 वेज में एनर्जी पोजेस कर सकता है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशनल मोशन, इफ इट मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, ये एनर्जी, वाई के डायरेक्शन में ये एनर्जी, जेड के डायरेक्शन मूव करे ये एनर्जी है, और किसी और डायरेक्शन मूव करे तो भी उसके तीनों कंपोनेंट होंगे। तो इस तरह से 3 वेज में एनर्जी ये रख सकता है। इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3 मोड में, 3 वेज में एनर्जी रख सकता है और ये एक्सचेंज कर सकता है। ठीक है, इसका यहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट, रोटेशनल में एनर्जी कुछ भी नहीं होता, रोटेशनल एनर्जी नहीं एग्जिस्ट करता इसके लिए, और वाइब्रेशनल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। 3 टाइप के जो होते हैं एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो पोजेस कर सकता है, तो 3 वेज में ही कर सकता है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस के लिए 3 ही होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को कुछ लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मोनोएटॉमिक के लिए हो गया। अगर मैं बोलूँ कि डायएटॉमिक के लिए, तो भाई ठीक है, डायएटॉमिक वाले में चलते हैं। डायएटॉमिक वाले में 2 एटम होंगे। फॉर एग्जांपल है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब क्या है, डायएटॉमिक है। एक मॉलिक्यूल में 2-2 एटम होंगे। जब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे तो ये हो गया समझो एटम। तो जिस लाइन पे ये दोनों हैं उसको अगर एक्स एक्सिस ले ले हम लोग, इसके परपेंडिकुलर में ले ले वाई एक्सिस पासिंग टू सेंटर, इधर ले लें जेड एक्सिस, इधर क्या ले हम लोग जेड एक्सिस ले लें ऐसे। तो अब यहाँ देखोगे कि ये तो भाई वेरी वेरी स्मॉल मास के ये एटम्स होते हैं और वेरी वेरी स्मॉल साइज़ के होते हैं ये एटम। इसलिए अगर हम लोग बोलें कि ये पूरा मॉलिक्यूल एज ए होल एक्स डायरेक्शन में तो मूव कर सकता है वी स्पीड लेकर के, और वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है भाई वी स्पीड लेकर के, और इधर भी मूव कर सकता है वी स्पीड लेकर के। ठीक है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारा ट्रांसलेशनल हो ही जाएगा, 12mv(x², 12mv(y² एंड 12mvz²। ये तो हो ही सकता है 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। बात करेंगे रोटेशनल की। रोटेशनल में थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होगा। क्या भाई, तो रोटेशनल मोशन अगर करना चाहें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है 12i⍵², i⍵²। तो अगर हम लोग बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर वाई एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा। तो ये वाला एटम जब वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो ये वाला इस रेडियस पे रोटेट करेगा, और ये वाला एटम जो रोटेट करेगा तो ये भी इस रेडियस पे रोटेट करेगा। इट मीन्स m इंटू स्मॉल r² प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल r², ऐसा लिखेंगे, यानी कि 2m r² ऐसा हमें मिल जाएगा। जहाँ r क्या है भाई, तो सेंटर से इधर का सेपरेशन ये r है और सेंटर से इधर का सेपरेशन ये r है।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। सिमिलरली जेड एक्सिस के अबाउट जब रोटेट करेगा तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो यहाँ से कुछ रेडियस बनेंगे इस वाले के लिए और इसके भी कुछ रेडियस बनेंगे। इट मीन्स ये भी आई जेड जीरो तो नहीं होगा कम से कम, लेकिन आई एक्स हमारा जीरो हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चाहेगा तो ये पूरा का पूरा ही एक्स एक्सिस पे ही है, ये भी पूरा का पूरा एक्स एक्सिस पे ही है। तो इसलिए इसको हमारा ये तो पॉइंट मास है और उसी एक्सिस पे है, तो इसका हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m इंटू जीरो स्क्वायर m इंटू, क्योंकि ये रेडियस है ही नहीं जिसका रोटेशन का कोई रेडियस है ही नहीं, सर्कुलर पाथ ही हो ही नहीं रहा है इसका, तो ये तो डायरेक्ट हमारा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? जीरो। मीन्स एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट, इसी एक्सिस के अबाउट निकालना हो तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालना होता तब होता हमारा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर टू स्क्वायर, ऐसा होता। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया जीरो। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर जीरो आ गया तो हम लोग बोलेंगे इस डायरेक्शन में कितना एनर्जी, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में कितना एनर्जी मिलेगा? तो हाफ आई एक्स इंटू ओमेगा एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू हो जाएगा कितना? जीरो, क्योंकि आई एक्स ही जीरो है, आई एक्स ही जीरो है। लेकिन इधर हमारा होगा एनर्जी कितना भाई? तो हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर और इधर हमारा एनर्जी कितना हो जाएगा? तो हाफ आई जेड इंटू ओमेगा जेड स्क्वायर। जेड एक्सिस के बाद जो भी हमारा एंगुलर स्पीड होगा उसके करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए भाई? तो हो गया यहाँ पे 3 तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए और प्लस 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। रोटेशनल क्यों हो गया भाई? एक्स एक्सिस के अबाउट तो नहीं था, वाई और जेड एक्सिस के अबाउट था, इसलिए ये 2 आ गए, एक वाई एक्सिस के अबाउट, एक जेड एक्सिस के अबाउट, और ये तो हमारा एक्स वाई जेड के अबाउट है ही। तो इसलिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 5 हो गया। सो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स विल हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। और ये सब बात जो हम लोग कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कुछ पोजेस करता है डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल और कुछ हमारा रोटेशनल भी करता है। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, यानी कि 2 वे में रोटेशनली एनर्जी रख सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, और 3 ट्रांसलेशनल मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग। क्लियर है यहाँ तक बात? कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो दोनों एटम हैं ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी कर सकते हैं, तो वाइब्रेशनल ये लार्जर टेम्परेचर पे होता है। तो जब भी वाइब्रेशनल एनर्जी होगा तो उसके वाइब्रेशनल एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं। इसके लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आते हैं जब भी वाइब्रेशन डोमिनेंट हो जाए, वाइब्रेशन भी एनर्जी प्रोसेस करने लग गया तो उसके एडिशनल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे। एक वाइब्रेशन में काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन होता है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि सेपरेशन यहाँ चेंज होता रहता है। तो जब वाइब्रेशन होगा तो ये वाइब्रेशन ऐसे करते रहेंगे भाई, कभी ऐसे करेंगे, ऐसे 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 वाइब्रेट करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी विल वेरी, पोटेंशियल एनर्जी विल वेरी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे जब भी हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी जब हमारा एप्रेसिएबल हो। तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे हमारा डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए हमारा वाइब्रेशनल जो होता है एनर्जी वो नेग्लिजिबल होता है, वो नहीं अप्रिसिएबल होता है। बट एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर जब आपको हिंट किया जाए तो हायर टेम्परेचर में वाइब्रेशनल एनर्जी इज ऑल्सो अप्रिसिएबल, ये भी हमारा अप्रिसिएबल होगा। और जब ये अप्रिसिएबल होगा तो उस कंडीशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक के लिए 5 और प्लस 2 दैट इज 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। लेकिन ये कब? जब हाई टेम्परेचर हो तभी ये अप्रिसिएबल होगा, अदरवाइज नेग्लिजिबल होगा। इसलिए नॉर्मली जब पूछा जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 5 ही बताने हैं, जब तक कि ये स्ट्रेस न दिया जाए कि वाइब्रेशनल भी हो सकता है, तब हम लोग 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे, अदरवाइज 5 ही चलेगा, 5 ही चलेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया? 5 हो गया। किसके लिए? डायटोमिक के लिए। अब बात करें हम लोग ट्राइएटोमिक के लिए, तो देखो भाई ट्राइएटोमिक गैस मॉलिक्यूल, ट्राइएटोमिक जो हैं तो ट्राइएटोमिक में हमारा लीनियर, ट्राइएटोमिक लीनियर एंड ट्राइएटोमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल का एग्जांपल है CO2। देखो भाई कार्बन होता है और हमारा ऑक्सीजन होता है, इस तरह से ये लीनियर मॉलिक्यूल है। क्यों भाई? एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, ये तो एक ही लाइन पे है। तो एक ही लाइन पे जब होंगे तो ये लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। जब एक ही लाइन पे हैं तो ये क्या हो गया? लीनियर मॉलिक्यूल हो गया। कार्बन हो गया और दोनों तरफ से ऑक्सीजन हो गए। इस तरह से ये लीनियर मॉलिक्यूल है। और जिस लाइन पे ये है उसी को अगर एक्स एक्सिस ले लिया जाए, ऐसे हम लोग वाई एक्सिस ले लें और जेड एक्सिस ले लें, तो जिस लाइन पे ये तीनों एटम हैं, जिस लाइन पे भी ये तीनों एटम हैं, उस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 0 होगा। बाकी के अबाउट होगा आई वाई जो होगा हमारा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कुछ ना कुछ, और आई जेड भी होगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जेड भी हमारा कुछ ना कुछ होगा। ये 0 नहीं हो सकता, ये भी होगा।
लेकिन ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे टोटल? 3 ट्रांसलेशनल तो होना ही है। एज ए होल मॉलिक्यूल कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस, वाई के डायरेक्शन में जा सकता है, जेड के डायरेक्शन में जा सकता है एज ए होल मॉलिक्यूल। तो 3 तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होने ही होने हैं। और रोटेशनल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारा 2 होना है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होने हैं? 2 होने हैं। और 2 होते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 2 क्या होंगे? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगा, पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगा, तो 2 इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएंगे वाइब्रेशनल। और ये वाइब्रेशनल एनर्जी इस 2 बाकी एक्सिस के अबाउट नहीं होंगे, सिर्फ वो जिस लाइन पे हैं ये तीनों, इसी लाइन पे वाइब्रेशन हो सकता है। सो 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, और ये 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। वो तो है ही, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अबाउट। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? तो ये हो गए 7। लेकिन ये मैं क्यों काउंट कर रहा हूँ वाइब्रेशनल यहाँ पे? क्योंकि ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ध्यान रखना, ट्राई एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ये जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये रूम टेम्परेचर पर ही अप्रिसिएबल होता है। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हम लोग क्यों काउंट किए? क्योंकि वाइब्रेशनल एनर्जी इज अप्रिसिएबल, ये नेग्लिजिबल नहीं है, इज अप्रिसिएबल है। अप्रिसिएबल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे भी ये अप्रिसिएबल होता है, इसलिए इसको हमें काउंट करने पड़ेंगे। सो ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हम लोग समझते हैं। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर की बात करें तो ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर का बात अगर करना चाहते हो तो इस कंडीशन देखो भाई, नॉन लीनियर होगा तो फॉर एग्जाम्पल है H2O। यहाँ समझते हो आप, इस तरह से रहते हैं भाई, हाइड्रोजन है और एक तरफ से ऑक्सीजन है। तो ऐसे कंडीशन में ये नॉन लीनियर हो गए, ये नॉन लीनियर हो गया भाई। अब नॉन लीनियर हो गए तो ऐसे कंडीशन हम लोग कोई भी एक्स एक्सिस ले लो, कोई भी वाई एक्सिस ले लो और कोई भी जेड एक्सिस ले लो, यहाँ पे ना तो आई एक्स 0 हो सकता है, ना आई वाई 0 हो सकता है और ना ही आई जेड, यानी कि तीनों के तीनों होंगे। इसलिए इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। 3 तो ट्रांसलेशनल हैं और 3 क्या हैं? रोटेशनल हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करेगा, इसलिए हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर भी इसका एनर्जी होगा। किसका? ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर का। और ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 6 हो गए। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 6 हो गए, क्योंकि यहाँ पे ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर के लिए या पॉली एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर बोलें या फिर दूसरा होता है पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मतलब 3 से ज़्यादा भी अगर है उसके लिए, पॉली एटॉमिक के लिए मीथेन है मान लो, इथेन है मान लो, तो उसमें क्या होगा? वो तो लीनियर तो है नहीं। तो नॉन लीनियर अगर हो गए तो पॉली एटॉमिक मतलब तीनों डायरेक्शन में हमारा रोटेशन एनर्जी हो सकता है। तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6। ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर बोले या हम लोग पॉली एटॉमिक के लिए 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जब तक कि हायर टेम्परेचर पे ना किया जाए। रूम टेम्परेचर पे यही होता है। अगर हायर टेम्परेचर पे चलेंगे हम लोग तो इसमें देखने पड़ेंगे वाइब्रेशन किस किस डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल, अगर एक लाइन पे वाइब्रेशन पॉसिबल होगा तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, अगर दोनों डायरेक्शन में होगा तो फिर ये 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, अगर 3 डायरेक्शन होगा तो 6 और आ जाएंगे। इसलिए कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल के लिए है वो अलग मैटर है, ये आपको पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं बता दिया कि अगर हमारा वाइब्रेशनल भी काउंट करना पड़ा एट हायर टेम्परेचर तो इतना हो जाएगा। अदरवाइज कुछ ना बोला जाए तो यही समझा जाए 6 है डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए? पॉली एटॉमिक के लिए एंड ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ये है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ गए, याद रखने हैं। क्या क्या याद रखने हैं भाई? तो मोनो एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, डाई एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3+2 और ट्राई एटॉमिक, तो ट्राई एटॉमिक में लीनियर हो गया और नॉन लीनियर हो गया। लीनियर हुए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 और नॉन लीनियर हुए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। ये है, ठीक है। इसमें हमारा लीनियर में ये हमारा वाइब्रेशनल काउंट करने पड़ते हैं एट रूम टेम्परेचर। ये सब बात कहाँ हो रही है? एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये बात है, ठीक है। और अगर हायर टेम्परेचर पे चलेंगे हम लोग तो इसमें भी आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें हायर टेम्परेचर पे, इसमें तो मोनोएटॉमिक में तो नहीं आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि मोनोएटॉमिक वाइब्रेशन का कोई मतलब नहीं है। डायएटॉमिक को तब तो वाइब्रेट करेगा उसी लोग, क्योंकि इनका सेपरेशन फिक्स रहने हैं। तो डायएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा तो उसमें फिर हमारा ये कितना हो जाएगा? तो 5 और 2 7 हो जाएगा। और अगर इसमें आएगा तो इसमें हमारा तो रहता ही है, इसमें तो हमारा रहता ही है, यहाँ पे 7 का 7 ही रहेगा।
क्योंकि इसमें रूम टेम्परेचर पे ही एप्रेसिबल होता है, और इसमें आएगा तो इसमें 6 + F हो जाएगा, और ये F डिपेंड करता है कि वाइब्रेशनल कितने लाइन के अलोंग पॉसिबल है, उस हिसाब से ये होगा। तो समरी समझ गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ गए, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोड और वेज इन विच एनर्जी कैन बी पोजेस्ड, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज और मोड इन विच एनर्जी कैन बी पोजेस्ड और एक्सचेंज्ड। ठीक है, समझ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसके बेसिस पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी नाम ही बता रहा है इसका क्या होता होगा भाई, तो इक्वल पार्टीशनिंग ऑफ एनर्जी। इक्वल पार्टीशनिंग ऑफ एनर्जी ये क्या होता है ये समझो। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस है, बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। ऑक्सीजन गैस डायटोमिक है, इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे भाई, तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 5। ठीक है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो ये लॉ कहता है कि ये जो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके, तो इसके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में ½ kT एनर्जी होगा। T टेम्परेचर पर अगर ये ऑक्सीजन गैस है एट टेम्परेचर T, तो T टेम्परेचर पे तो ½ kT, इसमें भी ½ kB इंटू टी होगा और इसमें भी ½ kB इंटू टी होगा। kB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कई बार खाली k लिख देते हैं, वही समझने हैं। तो ½ kB इंटू टी यहाँ भी होगा, k इंटू टी भी बोल सकते हैं, और ये भी ½ kT। k क्या है, kB, k ही kB है। तो इस तरह से कोई अगर मान लो हमारा इस तरह से डायटोमिक है ऑक्सीजन, तो इसके 5 डिग्री ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितने कितने एनर्जी होंगे भाई, तो ½ kT ½ kT ½ kT ½ kT एनर्जी होंगे। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि कोई गैस मॉलिक्यूल जो भी एनर्जी रखा हो वो उसके हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली हैं। मीन्स एनर्जी पोजेस्ड बाई एनी गैस मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 5 है तो 5। अब कोई मान लो हीलियम गैस है जिसका कि 3 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम है और T टेम्परेचर पे है, तो कोई बात नहीं है, ½ kT इसमें रहेगा, ½ kT इसमें रहेगा, ½ kT इसमें रहेगा। मीन्स ½ mvx² होता है ना 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक काइनेटिक एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग x एक्सिस की तरफ, एक हो गया काइनेटिक एनर्जी अलॉन्ग y एक्सिस की तरफ। तो मीन काइनेटिक एनर्जी जो हमारा मिलेगा, जो ऑन द एवरेज पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें मिलेगा एनर्जी, वो ½ kT ½ kT ½ kT चलेगा। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो इसका इंटरनल एनर्जी जो हो जाएगा वो 3 टाइम्स ½ kT हो जाएगा। इस गैस का इंटरनल, इस गैस मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी ये 3 × ½ kT होगा। और इसका हमारा एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना हो जाएगा, अगर डायटोमिक है तो 1 मॉलिक्यूल का एनर्जी कितना हो जाएगा बताओ। तो 1 मॉलिक्यूल का पता है तुम्हें कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो ½ kT इसका एनर्जी है, ऐसे ऐसे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ये है हमारा, तो ये है इसका इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट T टेम्परेचर, एट T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इस तरह से स्टेटमेंट क्या बनेगा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट क्या बनेगा भाई, तो स्टेटमेंट हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। क्या लिख सकते हैं भाई, सोच लो। अभी मैंने बताया कि एनर्जी पॉजेस्ड बाई, लिख सकते हैं, देखो तुम भी चाहो तो लिख सकते हो, एनर्जी पॉजेस्ड बाई ईच मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल का एनर्जी पोजेस्ड इज, बोल देता हूं लिखने में बहुत टाइम लगेगा, एनर्जी पोजेस्ड बाई ईच मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है एमंग ऑल इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर एक गैस मॉलिक्यूल का इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये याद रखने हैं, जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में ½ kT ½ kT ½ kT ½ kT एनर्जी होंगे, और इस तरह से जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उस हिसाब से इसका एनर्जी हो जाएगा। मान लो ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, किसके हैं भाई 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, मान लो हमारा ये है ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर, तो इसका 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में होते हैं, तो सब में ½ kT ½ kT ½ kT हो जाएगा। तो अगर हम लोग एक मॉलिक्यूल का ले लें, 1 मॉलिक्यूल ले लें, ओनली 1 मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी क्या लिखेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल का कितना इंटरनल एनर्जी होगा, मतलब वेपर है जिसमें कि एक H2O मॉलिक्यूल की बात करें हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 है और 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में है, सब में ½ kT ½ kT ½ kT एनर्जी होगा, तो कितना हो जाएगा भाई, तो 3 kB इंटू टी हो जाएगा, ये हो जाएगा एनर्जी। ठीक है, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाई एनी गैस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड
among all its degrees of freedom and energy possessed। देखो भाई फिर से मैं बोल देता हूँ, खोपड़ी में कान में एकदम बिल्कुल फिक्स कर लेना। एनर्जी possessed by any gaseous system or any gas molecule is equally distributed among all its degrees of freedom, is equally partitioned among all its degrees of freedom, and energy corresponding to one molecule, energy corresponding to each molecule, each degree of freedom is half kT। energy corresponding to each molecule, each degree of freedom is half kT, half kT, half kT। क्लियर है, ये स्टेटमेंट है और ये ध्यान रखने हैं। अब मैं अगर इस पे कुछ ऐसे ही पूछूं क्वेश्चन, मान लो इंटरनल एनर्जी हमें निकालने हैं ऑक्सीजन गैस की एट 27 डिग्री सेल्सियस, और ये 32 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, ये निकालो। 32 ग्राम ऑक्सीजन का इंटरनल एनर्जी निकालने हैं तो क्या होगा बताओ। सोच लो भाई, सोच लो, सोच लिया होगा, जल्दी से सोचो, लिख लो पेज पे अपने आप। चलो अब देखो, ये तो पहले समझ लेना है कि ऑक्सीजन गैस है तो ये डायटोमिक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, तो भाई 5 होंगे। तो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो इतने होते हैं एनर्जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा ये भाई, तो ये हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल का। ये कितना हो जाएगा भाई, किसका हो जाएगा, तो ये 1 मॉलिक्यूल का एनर्जी है। एक मॉलिक्यूल का तो इतना एनर्जी है। अब तुम्हें कितने का चाहिए भाई था, तो तुम्हें 32 ग्राम का चाहिए। तो 32 ग्राम में कितने मोल हुए, 32 ग्राम में तो 1 मोल हुए, इसका मतलब तुम्हें 1 मोल में चाहिए। ठीक है भाई, 1 मॉलिक्यूल का इतना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा कितने का, 1 मोल का मिल जाएगा। कितने का मिल जाएगा भाई, 1 मोल का। तुम्हें तो 1 ही मोल का चाहिए, तुम्हें तो 1 मोल का चाहिए। 1 मोल ना दे करके 32 ग्राम दे दिया तो 1 मोल का चाहिए। ठीक है भाई, तो ये 1 मोल का हमने लिख लिया। तो ये 1 मोल का एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 1 मोल का, 1 मॉलिक्यूल का ये है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मोल का इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। और एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके R ले आएंगे और ये मिल जाएगा 5/2 RT। 5/2 RT इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन था इसलिए हो गया। और ये 5/2 R का वैल्यू रख देंगे SI में, और टेम्परेचर का वैल्यू है कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, मीन्स टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर का वैल्यू हो गया 27 + 273, 27 + 273 दैट इज 300 केल्विन, दैट इज कितना, 300 केल्विन। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 150 और इंटू 5 तो कितना आ जाएगा, 150 इंटू 5 750 R का वैल्यू डाल देंगे और मिल जाएगा हमें जो वैल्यू मिल रहा है। मीन्स इसका यूज़ करके इंटरनल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। देख रहे हो इंटरनल एनर्जी आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलो ठीक है भाई, अब मैं बात करूं, एक ऐसा गैस मॉलिक्यूल हमने लिया जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है D, और इसके हमने लिए हैं N मोल। इसके लिए कितने लिए हैं भाई, तो N मोल लिए हैं। इसका चलो इंटरनल एनर्जी लिखो जल्दी से, इसको करके लिखो जल्दी से, क्या होता है इसका इंटरनल एनर्जी क्या होगा। ऑन द सेम बेसिस हम लोग लिख सकते हैं, जल्दी से इसका काम कर दो। हो गया होगा, हो गया होगा भाई, एक्सपर्ट हो लिखने में। चलो देखो, सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग कहाँ से भाई, तो ½ kT होता है एनर्जी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मॉलिक्यूल का। लेकिन 1 मॉलिक्यूल में 1 ही डिग्री ऑफ फ्रीडम थोड़ी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो कौन सा है भाई, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके D है। हमें ये नहीं दिया हुआ कि ऑक्सीजन है कि हाइड्रोजन है कि क्या है, लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके D है, कुछ भी हो सकता है। चलो D अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में 1 मॉलिक्यूल का इतना एनर्जी होता है, तो D से अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिल जाएगा हमें कितने का भाई, तो 1 मॉलिक्यूल का तो कम से कम मिल जाएगा, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल में हमारा D ही तो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो D डिग्री ऑफ फ्रीडम और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतना एनर्जी है, 1 मॉलिक्यूल का हो गया। चलो 1 मॉलिक्यूल का हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे हमें एवोगाड्रो नंबर का, तब तो हमें मिलेगा 1 मोल का। तो ये हो जाएगा हमारा 1 मोल का इंटरनल एनर्जी, 1 मोल का इंटरनल एनर्जी ये हो गया। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, हमें तो 1 मोल का चाहिए था क्या, नहीं भाई हमें तो N मोल का चाहिए। तो इसमें मल्टीप्लाई करो N मोल से, तब तुम्हें मिलेगा ये पूरा का पूरा जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें N मोल का।
तो n मोल्स का हो जाएगा इंटरनल एनर्जी। तो क्या आया फाइनली बताओ? फाइनली ये आया कि स्मॉल n नंबर ऑफ मोल जो है वो, और एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई बाय बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को लिख देंगे क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो n और ये d/2 भी है तो d/2 भी लिखेंगे, और r लिखा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंटू t लिखा। सो n मोल गैस का इंटरनल एनर्जी ये हो गया। इसलिए इन जनरल हम लोग इंटरनल एनर्जी ऐसे लिखते हैं ND/2RT। T होगा टेम्परेचर केल्विन में, डिग्री ऑफ फ्रीडम जिस गैस का D हो, और R है N है नंबर ऑफ मोल। तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया किसके लिए? इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी गैस। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखो, टेम्परेचर लिखो, नंबर ऑफ मोल लिखो और R है, मिल जाएगा तुम्हें इंटरनल एनर्जी। क्लियर है? यहाँ से पता लग रहा है कि इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर एक ही गैस को मीन्स उसका N फिक्स हो गया, D फिक्स हो गया, ऑक्सीजन गैस ही ले लिया हमने कंटेनर में, डिफरेंट टेम्परेचर करेंगे तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसका इंटरनल एनर्जी। हाँ, लेकिन n अगर चेंज कर दो तो सेम टेम्परेचर पे अगर नंबर ऑफ मोल बढ़ा देंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा। इसलिए इंटरनल एनर्जी इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी डिपेंड करता है। 3 फैक्टर पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है। अब एक गैस फिक्स कर लिया तुमने तो नंबर ऑफ मोल इसके फिक्स हो गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके फिक्स हो गए, तो फिर तो टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सेम टेम्परेचर पे तुमने दो गैस ले लिए तो भाई दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी सेम है, ऐसा नहीं होगा। तुम्हें देखने पड़ेंगे कितने नंबर ऑफ मोल्स लिए हैं, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है। हाँ, टेम्परेचर जरूर सेम है लेकिन हमारा ये सब तो अलग अलग हो सकता है। सो इंटरनल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन समझ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और ये लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हम लोग जान गए। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का भाई? तो स्टेटमेंट यह है कि एनर्जी पोजेस्ड बाई एनी गैसियस सिस्टम और एनी गैस मॉलिक्यूल इज इक्वली पार्टीशनड और डिस्ट्रीब्यूटेड among all its degrees of freedom, and energy associated with each molecule, each degree of freedom is half kT at equilibrium। जब भी इक्विलिब्रियम बना हुआ हो तो यही होगा एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल एनर्जी, जो कि अभी हम लोगों ने देख लिया। तो इंटरनल एनर्जी का जनरल फॉर्मेट क्या हुआ? तो जनरल फॉर्म ये हो गया, n मोल लोगे जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम D हो तो उसका इंटरनल एनर्जी ये हो जाएगा व्हेन इट इज एट T टेम्परेचर पे अपना इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है तो उसका इंटरनल एनर्जी इतना है। और इस इंटरनल एनर्जी में क्या क्या होता है? तो इस इंटरनल एनर्जी में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से समझते चलना, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन तुम्हें पता है कि गैस मॉलिक्यूल के पास पोटेंशियल एनर्जी तो होता नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता नहीं है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि कोई गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल पे फोर्स, आइडियल गैस अगर हो तो बिल्कुल ही फोर्स नहीं लगाता, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नेग्लिजिबल। हम लोग आइडियल गैस के लिए पढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, और रियल गैस की बात करें तो थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी जो कि टोटल एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल सबका काउंट करते हुए है, वो ये है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। हायर टेम्परेचर मीन्स हायर इंटरनल एनर्जी, और हायर इंटरनल एनर्जी कोई गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। क्योंकि देखो भाई, कोई ऑक्सीजन गैस है, उसका कोई ऑक्सीजन गैस हमने ले लिया और इसका हमने थर्मल एनर्जी इसको देना शुरू कर दिया। अब ये हीट एनर्जी रिसीव करेगा तो इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। अब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल थोड़े इंक्रीज हो जाएंगे। ये तो भाई जितने मोल हैं, अगर 10 मोल हैं या 2 मोल हैं तो 2 मोल ही रहेंगे। सो n हमारा फिक्स है। डिग्री ऑफ फ्रीडम भाई तो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 5 होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इसका 5 ही होगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर हम इसको डिसोसिएट हो जाए तो भाई एक ऑक्सीजन जो है वो डिसोसिएट होकर के 2 ऑक्सीजन बन जाए तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ मोल हमारे 2 मोल से 4 मोल बन जाएंगे। अगर ईच मॉलिक्यूल हमारा डिसोसिएट होकर 2 पार्ट में हो जाए तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे? 4 मोल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? 4 मोल हो जाएंगे अगर डिसोसिएट होने की बात बोला जाए तो। लेकिन उस कंडीशन में जब ये अलग अलग होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, इसके भी 3 हो जाएंगे इसके, और कंबाइंड है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? 5 है। इसलिए जब हम लोग इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जब तक डिसोसिएशन नहीं हो रहा है तब तक टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और इंटरनल एनर्जी बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये समझिए। अब जरा हम लोग CP, CV एंड गामा की बात करें, थोड़ा सा बात करें इस पर। तो हम लोगों ने पढ़ा था, CV निकालने की कोशिश करें। CV क्या होता है? तो देखो भाई,
CV होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स एनर्जी कितना देना पड़ेगा पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अगर कोई गैस लिया हमने n मोल, किसी गैस का हमने लिया n मोल, अगर n मोल लिया है किसी गैस का, ध्यान देना, किसी गैस का हमने ले लिया कितना भाई, तो n मोल्स ले लिए हैं, ठीक है भाई, n मोल्स ले लिया। इस n मोल का टेम्परेचर हमें चेंज करने हैं। टेम्परेचर चेंज किया हमने 1 डिग्री सेल्सियस से, यानी कि 1 केल्विन से। 1 केल्विन से अगर टेम्परेचर चेंज किया जाए n मोल का, तो भाई यहाँ रखो वैल्यू, n मोल रखो और कितना एनर्जी देना पड़ेगा वो रखो, तो तुम्हें मिलेगा CV का वैल्यू। CV इज एनर्जी एक्सचेंज पर यूनिट मोल पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ये होता है, इट मीन्स जो एनर्जी देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा NCV डेल्टा T। चलो कोई बात नहीं है। और इससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। डेल्टा T टेम्परेचर हमने इंक्रीमेंट किया मान लो, और n मोल है मान लो, फॉर एग्जांपल इसका मान लो CV निकालना चाहते हैं, तो क्या किया हमने, मान लो n इज इक्वल टू 2 मोल लिया, ठीक है, और हमने डेल्टा T टेम्परेचर जो चेंज किया, इंक्रीमेंट किया, इसमें मान लो 10 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीमेंट किया। एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो क्या है, एग्जाम्पल है, 2 मोल ऑक्सीजन लिया, डेल्टा T हमने 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, और इसके लिए हमें जो एनर्जी देना पड़ा, इस सिस्टम ने जो एनर्जी लिया वो सपोज करो 1000 जूल लिया। क्या लिया, 1000 जूल लिया, तब ये 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर राइज हो गया 10 डिग्री सेल्सियस से। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका CV क्या होगा? तो भाई सिंपल सी बात है, कितना एनर्जी देना पड़ा, 1000 एनर्जी देना। अरे 1000 एनर्जी देना पड़ा तुम्हें 2 मोल के लिए ना, 1 मोल के लिए तो इतना ही देना पड़ता, n का वैल्यू 2 रखेंगे। ये तो 2 मोल के लिए 1000 जूल तुम्हें देना पड़ा, 1 मोल होता तो डिवाइडेड बाई 2 500 ही तो देना पड़ता, बिल्कुल देना पड़ता। अच्छा, तो तुमने तो इससे डेल्टा T टेम्परेचर यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस राइज किया, 10 डिग्री सेल्सियस राइज किया, 1 डिग्री के लिए तो तुम्हें डिवाइडेड बाई 10 इतना ही देना चाहिए था, बिल्कुल। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ गया 50, 0 0 कैंसिल हो गया, ये 100 हो गया, और ये हो गया 50 जूल पर मोल पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया CV का वैल्यू। CV का वैल्यू हमें मिल गया। CV का वैल्यू है कि पर यूनिट मोल पर डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए कितना देना पड़ेगा, तो 50 जूल देना पड़ेगा। अरे 2 जूल का था तो 100 देना पड़ता तुम्हें 1 डिग्री राइज करने के लिए। देखो 1 मोल के लिए तुम्हें देना पड़ता है 50 पर मोल, 2 मोल था इसलिए तुम्हें 100 देना पड़ता यूनिट डिग्री राइज के लिए, लेकिन तुम्हें 10 डिग्री राइज कराना था तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 देना पड़ गया, तो इसलिए 1000 देना पड़ा। तो इस तरह से अगर वैल्यू दिया हुआ हो तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये CV का वैल्यू है, ठीक है, बहुत अच्छा। CV का वैल्यू हम लोग, ये मीनिंग समझा बस, CV का हमें तो निकालना है ये। तो CV का वैल्यू क्या होता है वो ज़रा हम लोग अब समझें। देखो भाई, अगर मैं बोलूं कि कांस्टेंट वॉल्यूम CV हम लोग जब निकालते हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सपोज करो ये हमने कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वेल्डिंग कर दिया, इस पिस्टन को वेल्डिंग कर दिया, नहीं जाएगा कहीं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, इस गैसेस सिस्टम का कांस्टेंट हो गया। और ऐसे कंडीशन में जो हम लोगों को एनर्जी देने पड़ेंगे, एनर्जी तो कुछ दोगे भाई, अब जितना भी एनर्जी देने पड़ेंगे इससे इसका क्या करना है, टेम्परेचर हमारा चेंज करना है डेल्टा T से। तो टेम्परेचर जब डेल्टा T चेंज होगा तो सोचो इंटरनल एनर्जी का क्या होगा। इंटरनल एनर्जी तो होता है ND/2RT। अभी देखा था थोड़ी देर पहले हम लोग कि ND/2RT होता है इंटरनल एनर्जी। तुमने टेम्परेचर इसका चेंज कर दिया तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ भाई, तो ND/2R डेल्टा T चेंज हुआ। ये नहीं समझ में आया? अगर इंटरनल एनर्जी ये है तो चेंज इंटरनल एनर्जी ये कैसे? देखो पहले था T1 टेम्परेचर, बाद में हो गया T2 टेम्परेचर। तो T1 टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी कितना था बताओ, U1 था। कितना था, तो ND/2R T1 था। अच्छा, T2 टेम्परेचर पे कितना है भाई, तो ये है हमारा N, ये कितना है, तो ये है भाई ND/2R T2, ये है हमारा इंटरनल एनर्जी। इसलिए अगर मैं बोलूं कि ठीक है भाई, तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हो गया यहाँ और यहाँ में, तो बताओ भाई, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गया U2 - U1, और U2 - U1 का मतलब क्या है, ND/2R तो कॉमन ही है, और ये हो गया T2 - T1। तो ये क्या मिला भाई, तो ND/2R और डेल्टा T, ये क्या है, डेल्टा T ही तो है, और ये डेल्टा U है। सो डेल्टा U इज इक्वल टू
यानी U2 माइनस U1 इज इक्वल टू हमारा N/2R डेल्टा टी। तो वही मैंने लिख दिया है। अगर इंटरनल एनर्जी ये है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये है। डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज ये होगा। ऐसे डिस्कस कर दिया, चलो ठीक है। अब CV का वैल्यू हमें निकालना था। इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन जान चुके हैं, CV का वैल्यू निकालना चाहते हो, निकालेंगे भाई CV का वैल्यू। चलो ठीक है, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज किया तो बताओ भाई कितना एनर्जी देना पड़ा। तो एनर्जी देना पड़ा, देखो यहाँ से ये लिखा हुआ है कि एनर्जी कितना देना पड़ेगा, NCV डेल्टा टी। एनर्जी कितना देना पड़ रहा है भाई, तो NCV डेल्टा टी। तो इससे हमारा यहाँ पे देखो डेल्टा क्यू देना पड़ रहा है NCV डेल्टा टी। NCV डेल्टा टी इतना एनर्जी देना पड़ रहा है। एक चीज़ और हम लोग समझेंगे, NCV डेल्टा टी एनर्जी देंगे अपॉन N मोल इंटू डेल्टा टी, ये भी लिखने हैं, आगे बढ़ाएंगे हम लोग। एक चीज़ और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हालांकि अभी मैंने टॉपिक नहीं कराए हैं लेकिन इसको प्रूफ करने में थोड़ा सा ज़रूरत है। मैं तो लिख दूंगा कि CV इज इक्वल टू D/2R होता है भाई, लेकिन इसको मैं प्रूफ करते हुए दिखाना चाह रहा हूँ। थोड़ा रिजल्ट तो है ये, इसके बैकग्राउंड में थोड़ा झांक करके दिखाऊँ तुम्हें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, एनर्जी कोई सिस्टम ने लिया तो दिस विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, ये होता है। और अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीटिंग हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वर्क डन तो जीरो है। पिस्टन को तो तुमने वेल्डिंग कर दिया है, तो वर्क डन हमारा जीरो है। वर्क डन जीरो है तो जो एनर्जी ये लेगा वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में स्टोर होगा। सारा का सारा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में स्टोर होगा। जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीटिंग करेंगे तो डेल्टा क्यू जो ये एनर्जी रिसीव करेगा वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी में स्टोर करेगा, क्योंकि डेल्टा W होता है जीरो इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ठीक है भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीटिंग कर रहे हैं तो वर्क डन तो होना नहीं है, इसलिए जो एनर्जी दोगे वो कहाँ जाएगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। तो भाई डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज होने में कितना इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो हम लोग लिखना चाहते हैं। तो कितना डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज होने में कितना इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो तो निकाल चुके हैं हम लोग, कितना, तो N/2R डेल्टा टी, इतना ही तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। और तुम्हें पता है कि डेल्टा क्यू ही तो हमारा डेल्टा यू होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीटिंग करेंगे तो, अपॉन N डेल्टा टी। डेल्टा टी कैंसिल होगा, N भी कैंसिल होगा, और CV का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, तो ये मिलेगा D/2R। ये ध्यान रखना, CV का वैल्यू हो गया D/2R। तो बस CV का वैल्यू मिला जैसे ही D/2R, तो अब हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं CP का वैल्यू भी। क्यों, कि CP का वैल्यू होगा CV + R। पढ़ाई है मेयर्स रिलेशन, CP - CV इज इक्वल टू R। मेयर्स रिलेशन क्या है, CP - CV इक्वल टू R, सब जानते हो भाई, और ये हम लोग प्रूफ करके देखेंगे भी, आ भी जाएगा, प्रूफ की अभी ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे CP का वैल्यू हम लोग निकालें तो CV आया है D/2R और प्लस ये R करेंगे तो क्या मिलेगा, D+2/2R। ये मिल गया हमें CP का वैल्यू। और इसी के बेसिस पे हम लोग गामा चाहें तो निकाल सकते हैं, गामा रेशियो ऑफ टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट CP/CV, रेशियो ऑफ CP एंड CV, तो ये होता है। तो CP का वैल्यू रखोगे तो D+2/2R, ये भी आया। ये जनरल हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम हर गैस के लिए अलग अलग होता है भाई, उस हिसाब से रखेंगे वैल्यू। और CV का वैल्यू है D/2R, बिल्कुल ठीक बात है भाई, R कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा, ये R/2 कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम +2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मिल जाएगा। और यहीं से हम लोग काम करते हैं। इसको चाहे तो लिख सकते हैं 1 + 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ लोग 1 + 2/F भी लिखते हैं, F से डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, हमें ये आ गया कम से कम कि गामा का वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम +2/D है, ये वाले को हमने पकड़ लिया। अब यहाँ के बेसिस पे हम लोग गामा का वैल्यू लिख सकते हैं, किसके लिए भाई, तो मोनो एटॉमिक के लिए बात करो तो मोनो एटॉमिक के लिए CP/CV करेंगे, यानी कि मिलेगा हमें क्या, मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ पे 3 + 2 हो जाएगा, दैट इज क्या मिलेगा भाई, 5/3 मिलेगा। 5/3 मीन्स 1.66 मिलेगा, किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे किसके लिए भाई, तो डायटॉमिक के लिए। तो डायटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा गामा का वैल्यू भाई, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, तो 5 + 2 हो जाएगा, 5 + 2 = 7/5 हो जाएगा, दैट इज 1.4 हो जाएगा। उसी तरह से ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए,
ट्राइएटॉमिक लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 होता है, इसलिए गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7 डिवाइडेड बाई इधर 9, तो ये मिल जाएगा जो वैल्यू आना होगा। उसी तरह से ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए, तो ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 6 होता है। या पॉलीएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है, इसलिए गामा का वैल्यू हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 6। इस तरह से वैल्यूज मिलते रहेंगे सबके लिए। तो CP समझ गए क्या हुआ, CV समझ गए क्या हुआ, और गामा का वैल्यू हम लोगों ने देख लिया। CP का वैल्यू क्या आया था, तो CV का वैल्यू आया था, CV का वैल्यू d/2r और CV का वैल्यू आया d+2 डिवाइडेड बाई 2r, ये आया। तो ये है CP, ये है CV और गामा का वैल्यू आया ये। बस इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और आगे यूज़ करेंगे, कई जगह इनका यूज़ आएगा थर्मोडायनेमिक्स में। बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पे समझ गए हम लोग। अब देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, वेरी फंडामेंटल लॉ इन थर्मोडायनेमिक्स। वो ये कहता है भाई टोटल एनर्जी, कोई भी गैसियस सिस्टम अगर हमारा है, पिस्टन है मान लो, और ये गैसियस सिस्टम है, इसको हमने कुछ एनर्जी दिया, मान लो हमने 100 जूल दिया, 100 जूल में से कुछ जूल निकल गया, 90 जूल बेचारे ने रिसीव किया, तो ये 90 जूल विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट प्लस वर्क डन। अब ये 90 जूल में मान लो 30 जूल का इसने वर्क कर दिया, तो बाकी 60 जूल है इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट। सो एनर्जी रिसीव्ड बाय एनी सिस्टम, जो भी एनर्जी रिसीव करेगा, जनरली जो देते हैं वही लेता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लीक भी हो जाता है। हमने दिया जिस मैकेनिज्म से, वो मैकेनिज्म अगर 100% एफिशिएंसी वाला नहीं है, तो जितना एनर्जी सप्लाई किया वो सारा का सारा रिसीव नहीं किया, तो उस कंडीशन में ये रिसीव्ड एनर्जी है ये by the thermodynamic system. It is received energy by the thermodynamic system will be utilized in doing work. ये वर्क करेगा सिस्टम, और अगर वर्क किया कुछ 30 जूल वर्क किया, तो बाकी 60 जूल कहाँ है, तो इसके पास है, वो तो पास है, तो इसका मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ। तो ये है इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी, ये है वर्क डन बाय द गैसियस सिस्टम, वर्क डन बाय द गैसियस सिस्टम। केमिस्ट्री में रिवर्स हो जाता है कन्वेंशन, लेकिन हम लोग यहाँ पे ये एनर्जी रिसीव्ड बाय द सिस्टम है, एनर्जी रिसीव्ड बाय द सिस्टम। दिस गैसियस सिस्टम ने एनर्जी जितना रिसीव किया उसी का हिसाब तो देगा ये इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी है, कुछ इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी करके रख लिया और कुछ हमारा वर्क डन करके खर्च कर दिया। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट फिजिक्स में जाना जाएगा। एनर्जी रिसीव्ड बाय एनी सिस्टम इज वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन करने से खर्च होता है एनर्जी, और बाकी स्टोर करके रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी, इसलिए यह है इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुआ है, ये अगर पॉजिटिव है इसका मतलब सिस्टम एक्सपैंड हुआ है, सिस्टम ने कुछ वर्क किया है, सिस्टम ऐसे फोर्स लगा रहा था एक्सपैंड करने के लिए। सिस्टम का तो यही होता है, प्रेशर के चलते जब भी फोर्स लगेगा, पुशिंग फोर्स लगेगा, पिस्टन को पुश करके इसने यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, इसका मतलब इसने पॉजिटिव वर्क किया। क्यों भाई पॉजिटिव वर्क कैसे समझते हो आप, तो सिस्टम का पॉजिटिव वर्क इसलिए समझते हैं क्योंकि ये सिस्टम फोर्स तो ऐसे लगा रहा था, जिधर लगा रहा था उधर ही डिस्प्लेसमेंट कराया, इसलिए वर्क डन बाय सिस्टम, अगर बाय द गैसियस सिस्टम लिखें तो फोर्स बाय द सिस्टम डॉट डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। तो जिधर फोर्स लगा रहा है P इंटू ए फोर्स लगा रहा है अपर डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट कराया dx, तो इसलिए वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हम लोग बोलें, छोटा सा वर्क डन अगर लिखें हम लोग, छोटा सा वर्क डन dw, तो dw होगा फोर्स इंटू dr। तो फोर्स P इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, पिस्टन का जो एरिया होगा वही तो होगा। तो हमारा dw जो वर्क डन है, प्रेशर इनटू पिस्टन का एरिया, ये है फोर्स, ये है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, और दोनों के बीच का एंगल जो यूज करेंगे वो 0 डिग्री, अपवर्ड फोर्स अपवर्ड ही, क्योंकि एक्सपैंड करना चाहता है सिस्टम, हमेशा एक्सपैंड करने का टेंडेंसी रखेगा। प्रेशर से कभी पुलिंग फोर्स नहीं लगता, प्रेशर से हमेशा पुशिंग फोर्स लगता है, इसलिए dw जो होता है वो क्या होता है भाई, तो P इंटू ए डी एक्स, P इंटू ए डी एक्स। और ए डी एक्स की बात करें हम लोग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डी एक्स की बात करें, तो ए डी एक्स इज दिस वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या है भाई, तो इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम है, इट मीन्स P इंटू ये इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम dv है। सो dw इज इक्वल टू P dv है ये वर्क डन। और अगर टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम कभी कैलकुलेट करना पड़ जाए तो इसको इंटीग्रेट करोगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ P dv करोगे। तो ये जनरल फॉर्मूला है फॉर कैलकुलेटिंग वर्क डन बाय एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम से हम लोग वर्क डन निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट याद रखने हैं, अभी हम लोग उसका यूज़ करेंगे, और ये वर्क डन का भी स्टेटमेंट याद रखने हैं। क्लियर है यहाँ तक?
आगे बढ़ते हैं, यही आ गया, पहले ही बता दिया हमने। वर्क डन बाई एनी गैसियस सिस्टम इज टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV। कि आया कहाँ से वो हम लोगों ने देख लिया भाई, मैकेनिक्स से ही आया, इंटीग्रेशन PdV है और इसका यूज़ करेंगे इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक इंटीग्रेट करेंगे और वर्क डन निकालते रहेंगे। कभी भी किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम का वर्क डन निकालना हो, कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम हमेशा एक्सपैंड करने का टेंडेंसी रखता है, इसलिए जो भी थर्मोडायनामिक सिस्टम होगा वो इधर से भी फोर्स लगा के एक्सपैंड करना चाहेगा, इधर से भी और इधर से भी। लेकिन होगा क्या, ये सब तो फिक्स्ड वॉल है इसलिए ये तो एक्सपैंड होगा नहीं, लेकिन इस पिस्टन पे लग करके अगर इसने एक्सपैंड कर दिया, अगर dx भी अगर एक्सपैंड कर दिया तो इस फोर्स को कामयाबी मिल गई। ये हमारा सिस्टम ने फोर्स लगाया है और ये सिस्टम फोर्स लगा करके उसी डायरेक्शन में कर दिया वर्क, इसलिए हम लोगों ने dw जो लिखा था वो लिखा था फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स था हमारा P इंटू एरिया और इंटू dx लिखा और cos 0 डिग्री लिखा, तो ये मिल गया P। और AdV को ही तो हमने लिखा था, AdX को ही लिखा था हम लोगों ने dV, तो P इंटू dV हो गया। AdX इज नथिंग बट dV। AdX क्या है भाई, तो वो तो dV है। तो ये सब हम लोगों ने देखा था, तो ये फॉर्मूला वर्क डन बाई एनी गैसियस सिस्टम याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे देखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं, बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अब पढ़ रहे हैं हम लोगों को। और ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है कौन कौन सा है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसको बोलते हैं और स्टेट वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो स्टेट वेरिएबल है PVT, यही है 3 मेन स्टेट वेरिएबल। इंटरनल एनर्जी को भी कुछ लोग स्टेट वेरिएबल में मान लेते हैं, 4th स्टेट वेरिएबल इसको समझ सकते हो, बट मेनली क्या है, 3 है। 3 पता हो तो हमारा स्टेट थर्मोडायनामिक सिस्टम का पता है, मतलब कोई भी थर्मोडायनामिक सिस्टम किस स्टेट में है, ये किस कंडीशन में है, किस स्टेट में है, इसका इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा कि कितने टेम्परेचर पे है, कितना वॉल्यूम है और कितना हमारा इसका प्रेशर है। प्रेशर वॉल्यूम से हमें अमाउंट ऑफ गैसियस सिस्टम पता लग जाएगा और T से कितना हॉट है ये, कितना कोल्ड है ये पता लगेगा। तो गैसियस सिस्टम को बताने वाला ये स्टेट है और स्टेट हम लोग हमेशा PV डायग्राम पे दिखाते हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे हम लोग जनरली स्टेट दिखाते हैं। PV पता हो तो T भी निकाल ही लेंगे, इसलिए PVT 3 स्टेट वेरिएबल में हम लोग इंडिकेटर डायग्राम जो बोलते हैं PV डायग्राम को बोलते हैं। मान लो कोई थर्मोडायनामिक सिस्टम A स्टेट में है तो इसका कुछ हमारा प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, P1 V1 T1 है मान लो। यहाँ से स्टेट चेंज करते करते यहाँ आ गया, B स्टेट में आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, P2 V2 T2 हो गया, P2 V2 एंड T2 टेम्परेचर हो गया। तो रास्ते में बहुत सारे स्टेट मिले, बहुत सारे छोटे छोटे हमें इंटरमीडिएट स्टेट्स मिले हैं। ये सारे स्टेट्स अचीव करते हुए फाइनली बी स्टेट पे आया। तो ड्यूरिंग द स्टेट चेंज कुछ कंडीशन ये गैसियस सिस्टम सेटिस्फाई करता है। मान लो स्टेट चेंज हो रहा है और इसका वॉल्यूम फिक्स रहे, मान लो स्टेट चेंज हो रहा है और इसका वॉल्यूम लेकिन फिक्स रहे, ठीक है भाई, हमने हीटिंग करना शुरू किया, वॉल्यूम फिक्स है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, ये हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। तो ऐसा प्रोसेस जब स्टेट तो चेंज हो बट वॉल्यूम फिक्स हो तो उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या है, प्रोसेस है स्टेट चेंज में जो कंडीशन हम लोग फॉलो करते हैं उसके बेसिस पे प्रोसेस का नाम होता है। कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस हैं जिसमें हमारा वॉल्यूम फिक्स रहे तो हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है। टेम्परेचर अगर फिक्स रहे, टेम्परेचर चेंज ना हो, बाकी जो चेंज होने हो, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, तो आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। एनर्जी एक्सचेंज ना हो सिस्टम और सराउंडिंग में और जो चेंज होना है होता रहे, एनर्जी एक्सचेंज ना हो तो क्या बन जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाएगा। सिमिलरली प्रेशर चेंज ना हो तो आइसोबारिक प्रेशर हो जाएगा। सो स्टेट चेंज जब भी होता है तो जो कंडीशन फॉलो करता हुआ स्टेट चेंज हो रहा है उस बेसिस पे नाम होता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज नथिंग बट नेम गिवन टू द रूल और कंडीशन विच इज फॉलोड ड्यूरिंग द स्टेट चेंज, ठीक है। और ये हम लोगों को कुछ 4-5 स्टैंडर्ड प्रोसेस पढ़ने हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, ये सब पढ़ने हैं, साइक्लिक प्रोसेस भी पढ़ रहे हैं। तो इन सारे प्रोसेस को एक एक करके देखेंगे और उन सारे प्रोसेस में 4 चीज़ हम लोगों को कम से कम देखने हैं। ग्राफ उसका क्या होगा पीवी डायग्राम पे, स्लोप क्या होगा इंडिकेटर डायग्राम, पीवी डायग्राम इज ऑल्सो नोन एज इंडिकेटर डायग्राम, उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करें तो उस प्रोसेस में क्या रिजल्ट, क्या कंक्लूजन निकल के आएंगे। ये 4 काम हमें हर प्रोसेस के लिए करके मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारे तो जानने ही जानने चाहिए। तो ये 4 प्रोसेस हम लोग करेंगे काम, ठीक है। यही 4 चीज़ है, यहाँ देख रहे हो, ये 4 चीज़ हम लोग करके दिखाएंगे हर प्रोसेस के लिए। चलो इसको हम लोग
यहाँ रख लेते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे चारों चीज़ को। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। अच्छा 4 नंबर है, ये 4 नंबर है। चारों प्रोसेस मैंने एक ही पे लिख रखा है। सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग कौन सा भाई, तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं कौन सा प्रोसेस, कहाँ चले गए, सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। सबसे फर्स्ट प्रोसेस अगर देखें तो इसमें देखना है ये सब चीज़। चलो इसको हमने रख दिया यहाँ पे, एक एक करके अब हम लोग सारा देखते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या देखना है वो समझो। सबसे पहले हमें देखने हैं ग्राफ ऑन पीवी डायग्राम। तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, ध्यान रखना। आइसोकोरिक प्रोसेस में हम लोग ग्राफ दिखाना चाहते हैं अगर पीवी डायग्राम। तो आइसोकोरिक में क्या रहता है भाई, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो ग्राफ तो ऐसा बनेगा, क्योंकि स्टेट चेंज हो बट वॉल्यूम चेंज ना हो। तो वॉल्यूम जो भी है, अगर 2 मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर क्यूब है वॉल्यूम, तो 2 मीटर क्यूब ही रहे हमेशा इस तरह से। तो ऐसे चेंज होगा भाई आइसोकोरिक प्रोसेस में। अगर अपवर्ड ऐसे एरो दिखाएंगे मीन्स प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और ऐसे दिखाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अगर ऐसे दिखा दें तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो आइसोकोरिक प्रोसेस को ऐसे दिखाएंगे। तो ग्राफ तो पीवी डायग्राम पे वर्टिकल लाइन होगा, वर्टिकल लाइन दैट इज पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वॉल्यूम एक्सिस होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम है। स्लोप क्या होगा भाई, तो ऐसे वाले में स्लोप तो फिक्स्ड है भाई। स्लोप हमारा यहाँ क्या होना है, इनफाइनाइट होना है, क्योंकि वर्टिकल लाइन हो गया। स्लोप का मतलब क्या है, डीपी बाई डीवी। जब प्रेशर वॉल्यूम कर्व है तो स्लोप मतलब डीपी बाई डीवी। तो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू जो डीपी बाई डीवी है वो क्या है भाई, तो वो तो इनफाइनाइट है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। वर्टिकल लाइन है इसलिए ये हो गया, ये समझ गए, ग्राफ समझ गए। और ये स्लोप, ये सबसे सिंपलेस्ट है चारों में, इसलिए सबसे पहले इसको देख रहे हैं। वर्क डन, तो वर्क डन देखना चाहते हो तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, वो क्या होगा, तो अभी भी निकाला था हम लोगों ने कि पीडीवी होता है वर्क डन। तो प्रेशर जो भी वैल्यू है, प्रेशर का जो भी वैल्यू, मान लो यहाँ पे हम लोग चले और छोटा सा एक्सपेंशन हुआ, तो प्रेशर यहाँ पे जो भी वैल्यू, लेकिन डीवी ही तो जीरो है, डीवी ही तो जीरो है, वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हो रहा, वॉल्यूम में चेंज ही नहीं है, एक्सपैंड ही नहीं हो रहा। मीन्स हम लोग फोर्स तो लगा रहे हैं, ये पिस्टन तो इधर से फिक्स है लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड है, फोर्स लगा रहा है सिस्टम एक्सपैंड करने के लिए, फोर्स लगा रहा है लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही, तो ये वर्क डन कितना कर पाएगा, तो जीरो कर पाएगा। प्रेशर लगाया बट यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज कुछ नहीं हो रहा, जीरो हो रहा है, इसलिए वर्क डन विल बी जीरो। तो वर्क डन जीरो रह जाएगा इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही दिखाएंगे भाई। अब देखो ये लास्ट वाला पॉइंट क्या है भाई, तो फर्स्ट लॉ अप्लाई करना चाहते हो। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है भाई, तो जितना एनर्जी रिसीव करेगा कुछ हमारा स्टोर करेगा और बाकी वर्क डन करके खर्च कर देगा। तो तुमने देखा कि वर्क डन ही तो इसका जीरो है, वर्क डन जीरो है, इसका मतलब डेल्टा क्यू क्या है भाई, तो यहाँ पे डेल्टा यू है। इसका क्या कंक्लूजन निकला, इसका कंक्लूजन ये निकला कि ऑल एनर्जी रिसीव्ड बाय द सिस्टम विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी। मतलब सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में स्टोर करेगा, कुछ भी ये वर्क नहीं करेगा। मीन्स जितना इस रमेश को पैसे मिलते हैं सबके आइसक्रीम खा जाता है, सबके 5 स्टार खा जाता है, कुछ भी बैंक में नहीं रखता, स्टोर नहीं करता। ऑल एनर्जी रिसीव्ड, यहाँ पे हम लोग यही कंक्लूजन लिखेंगे, लिखने में टाइम लगता है, लेकिन आप समझो कि ऑल एनर्जी रिसीव्ड बाय द सिस्टम विल बी स्पेंड इन स्टोरिंग, स्टोरिंग में करने में, जो भी है स्टोर कर रहे हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं। कोई भी वर्क डन करके हम लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, वर्क डन जीरो है, सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। वट एवर इज द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सिस्टम, ऑल एनर्जी इज स्टोर्ड, कोई वर्क नहीं होगा, सारा रिसीव्ड एनर्जी इंटरनल एनर्जी में स्टोर्ड है। क्लियर है। तो ये चारों पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। चलो अब जरा हम लोग देखें नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। इसमें भी वो चारों काम देखेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है भाई, तो सबको मालूम है क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या रहेगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तो फिर क्या ग्राफ बनेगा भाई, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है सबके लिए भाई। पीवी इक्वल टू एनआरटी है गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब पीवी इज कांस्टेंट, पीवी इज कांस्टेंट, पीवी इज कांस्टेंट। और यहाँ से हम लोग अगर प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में लिखना चाहें तो प्रेशर इज इक्वल टू एनआरटी बाई वी। इट मीन्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। बाकी सब तो है कांस्टेंट, ऊपर वाले न्यूमरेटर जो हैं वो क्या है, कांस्टेंट हैं, इसलिए पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो यहाँ पे पीवी डायग्राम दिखाओगे तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
वी दिखाओगे, इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप दिखाओगे, ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस तरह का ये ग्राफ तुम्हें दिखाना पड़ेगा। P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ज़्यादा वॉल्यूम करोगे प्रेशर टेंडिंग टू 0 होने लगेगा, और कम वॉल्यूम करोगे प्रेशर बहुत ज़्यादा होने लग जाएगा जितना वॉल्यूम कम करोगे। तो इस तरह का ये ग्राफ होगा। ठीक है, ग्राफ समझ गए। अब जरा स्लोप देखने हैं इस पर, तो स्लोप के लिए कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देखो भाई स्लोप कैसे दिखाएं, स्लोप कैसे दिखाएं, तो स्लोप के लिए यहाँ से निकालेंगे। स्लोप इज इक्वल टू हमें dp/dv इसका वैल्यू कैलकुलेट करने हैं। ठीक है भाई, जब ये है इक्वेशन, मान लो ये इक्वेशन 1, तो हम लोग क्या करेंगे स्लोप निकालने के लिए, तो भाई डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट करके ही तो dp/dv निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 किसके रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिफरेंशिएट करेंगे। कर लो भाई, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिफरेंशिएट करें तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म है, देख रहे हो P इंटू V है, तो लिखेंगे हमें प्रेशर को डिफरेंशिएट करें पहले, इंटू वी करें सेकेंड फैक्टर, प्लस करेंगे। अब प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे तो कर देंगे भाई इस तरह से। ठीक है, तो अब ये आगे बढ़ाएंगे तो कांस्टेंट है, राइट हैंड साइड पे क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। क्लियर है यहाँ तक। तो इससे हमें मिल जाएगा dp/dv का वैल्यू क्या मिला, तो ये तो 1 हो गया, वॉल्यूम का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करोगे डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -p बन जाएगा, और ये v उधर जाएगा तो ये v बन जाएगा। मीन्स dp/dv जो आया वो माइनस ऑफ p/v आया, और माइनस ऑफ p/v यही हमारा हो गया स्लोप का वैल्यू। इसलिए आइसोथर्मल में स्लोप है -p/v, आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप है -p/v, तो ये स्लोप -p/v। यहाँ का अगर स्लोप निकालना हो तो इस समय प्रेशर P1 है, इस समय इसका वॉल्यूम V1 है, तो यहाँ का स्लोप क्या होगा, यहाँ पे जो dp/dv स्लोप होगा वो माइनस ऑफ P1/V1 होगा। लेकिन यहाँ पे चले आए, यहाँ पे प्रेशर इसका मान लो P2 है, यहाँ पे स्लोप यहाँ पे वॉल्यूम इसका V2 है, तो यहाँ का जो स्लोप होगा dp/dv वो क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ P2/V2 हो जाएगा। मीन्स जब जिस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हो स्लोप, उस पॉइंट के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो लो, माइनस लगाओ तो ये मिल जाएगा। स्लोप यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे स्लोप कुछ और है, तो ग्राफ देखने से पता लग रहा है यहाँ पे अगर -10 है तो यहाँ पे -2 है, ऐसे चल रहा है। यहाँ पर -1 हो गया तो -½ हो गया, ऐसे यहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि वॉल्यूम इतना लार्ज हो गया, प्रेशर का वैल्यू इतना कम हो गया, वॉल्यूम इतना लार्ज हो गया कि ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा, यहाँ पे जो dp/dv होगा वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 होगा, और यहाँ पे जो dp/dv होगा वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा। इस तरह से स्लोप वेरियस पॉइंट पे चेंज होंगे। ठीक है, स्लोप वाला बात समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग स्लोप वाला बात भी समझ गए हैं। अब क्या रह गया भाई, तो अब देखने हैं वर्क डन। ठीक है, तो चलो वर्क डन के लिए इधर मैं दिखाता हूँ, वर्क डन के लिए ये ज़रा देखते हैं। तो वर्क डन के लिए तो हमें निकालना पड़ता है भाई इंटीग्रेशन ऑफ p/dv, और इंटीग्रेशन ऑफ p/dv निकालोगे तो यहाँ पे प्रेशर को एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम लिखेंगे। pv = nRT होता है, इसलिए प्रेशर जो लिखेंगे वो nRT/v लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे ऐसे nRT/v लिखोगे और इंटीग्रेट करोगे, प्रेशर के बदले में हमने रिप्लेस कर दिया V1 से V2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, nRT जो है वो बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेट करेंगे 1/v को, तो ये क्या मिलेगा भाई, तो log v मिलेगा। डिफरेंस इंटीग्रेट करने से क्या मिलेगा, log v मिलेगा। V1 से V2 तक लिमिट डालेंगे, nRT log V2 माइनस log V1 ऐसा होगा, यानी कि ये हो जाएगा nRT और log ई बेस पे V2/V1। ई बेस पे तो यही है वर्क डन, लेकिन हम लोग ज़्यादातर लॉग टेबल जो मिलते हैं वो 10 बेस पे मिलते हैं, इसलिए 10 बेस पे अगर इसको हमें चेंज करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा nRT, और लॉग 10 बेस पे मिल जाएगा V2/V1, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इनिशियल वॉल्यूम। ये मिल जाएगा वर्क डन का फाइनल फार्मूला, जो खूब केमिस्ट्री में आप यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला मिल जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में, ये वर्क डन का। फिजिक्स में तो इतने से काम चल जाएगा, nRT log V2/V1, और ये बेस E है, कुछ नहीं बोला जाता है, तो ये सब बेस क्या रहता है, E रहता है ये। ठीक है, तो वर्क डन का हम लोग एक्सप्रेशन याद रखने हैं, और फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर रहे हैं। चलो भाई फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स भी अप्लाई करके दिखा देते हैं तुम्हें। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स जब अप्लाई करोगे तो ΔQ = ΔU + ΔW, क्या यहाँ पे कुछ जीरो हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी जीरो हो सकता है क्या,
कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है ND/2R∆T। अगर टेम्परेचर चेंज 0 तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज 0। जब टेम्परेचर ही फिक्स है उस गैसीय सिस्टम का तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होगा, वो गैस वैसे के वैसे रह जाएगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। गैस तो वही लिया हुआ हमने, फिक्स्ड गैस है, यही वाला गैस है, n मोल थे n मोल है। लेकिन इसमें क्या हुआ भाई? तो इसमें हुआ ये कि अब ये इसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसलिए इसका कंक्लूजन क्या हुआ? ऑल एनर्जी रिसीव्ड विल बी स्पेंट इन डूइंग वर्क। जितना एनर्जी रिसीव करेगा वो सारा का सारा वर्क डन करके खर्च कर देगा। मीन्स ऐसा रमेश है ये जिसको जितना पैसे मिलेंगे वो सारे के सारे 5 स्टार चबा जाएगा और आइसक्रीम चबा जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, और एक भी पैसा ये बैंक में स्टोर करके नहीं रखता। कल होके अगर फादर नहीं देंगे पैसे तो कहाँ से आइसक्रीम खाऊंगा, स्टोर करके नहीं रखता। तो इसलिए ये यहाँ पे कंक्लूजन ये हो गया कि फर्स्ट लॉ इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस सेज दैट ऑल एनर्जी रिसीव्ड विल बी स्पेंड इन डूइंग वर्क। सारा का सारा ये एक्सपेंड कर देगा वर्क करने में, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये सारा का सारा प्रोसेस वर्क डन करने में खर्च कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? ये समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइसोथर्मल प्रोसेस में चारों काम हम लोगों ने देख लिया, वर्क डन देख लिया, फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दिया। अब जरा आगे बढ़े हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस पे आए। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है वो जरा समझें, और उसमें भी हम लोग फिर ये चारों चीज़ देखने पड़ेंगे। हर प्रोसेस में ये चारों बात देखने हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में पीवी रिलेशन सबको पता है, पीवी का पावर गामा कॉन्स्टेंट होता है, वेयर गामा इज नथिंग बट CP/CV जो हम लोगों ने देखा था भाई। और ये कितना होता है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम +2 डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तो सबको मालूम है। तो पीवी का पावर गामा कॉन्स्टेंट है। इसका ग्राफ अगर दिखाएं पीवी डायग्राम पे तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है भाई, इसका ग्राफ भी इस तरह से आता है। आइसोथर्मल का ग्राफ अगर ऐसे आता है, आइसोथर्मल का ग्राफ अगर ये है, आइसोथर्म भी इसको बोलते हैं इस ग्राफ को, और ये एडियाबेटिक है। ये क्या है? एडियाबेटिक है। तो इन दोनों में स्लोप का थोड़ा डिफरेंस होता है। अगर किसी वॉल्यूम पे हम लोग देखना चाहें इसका स्लोप, तो यहाँ का स्लोप अगर -3 है तो इसका स्लोप -5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखें इस वाले पे तो इसका स्लोप अगर -2 है तो इसका स्लोप -4 है या -6 है, ऐसे हो जाएगा। -4 है इधर तो इधर -6 मीन्स इससे ज़्यादा स्लोप हो, वैल्यू में ज़्यादा स्लोप होगा। निगेटिव तो दोनों का ही होना है, दोनों का निगेटिव स्लोप होना है। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर का वैल्यू डिक्रीज होता है यहाँ पे, तो दोनों के लिए है। लेकिन आइसोथर्मल से ये ज़्यादा स्टीपर होता है, मोर स्टीपर। रिजल्ट क्या याद रखने हैं? तो स्लोप हम लोग चाहें तो डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं। तो स्लोप जो रिजल्ट है वो स्लोप एडियाबेटिक का जो होता है वो होता है गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल का क्या स्लोप होता है? तो याद ही है तुम्हें, -P/V होता था, तो -P/V में गामा मल्टीप्लाई कर दिया तो स्लोप एडियाबेटिक का मिल जाएगा। एडियाबेटिक का स्लोप हमारा ये मिल जाएगा। और गामा का वैल्यू हमेशा क्या है? तो गामा का वैल्यू जनरली आइडियल गैस के लिए CP>CV होता है। तो इस कंडीशन में गामा का वैल्यू क्या समझते हैं? तो >1 समझते हैं, >1 समझते हैं, ठीक है। तो ये स्लोप का रिजल्ट है, रिजल्ट याद रखना है। फिर भी स्लोप अगर निकालना चाहते ही हो तो इस इक्वेशन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं। मान लो ये इक्वेशन नंबर A है तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम जैसे अभी किया था हम लोगों ने, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम अगर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम तो हमें फर्स्ट वाला फैक्टर डिफ्रेंशिएट किया dP/dV इंटू V का पावर गामा मल्टीप्लाई किया प्लस लिखेंगे और P मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करने पड़ेंगे। वॉल्यूम का पावर गामा को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। और यहाँ से हम लोग dP/dV निकालेंगे, ये dP/dV निकालेंगे, बाकी सबको उस साइड में निकाल उस साइड में रख देंगे तो वैल्यू आता है -गामा टाइम्स P/V। इसलिए हमारा स्लोप बन गया, ऐसे कंडीशन में स्लोप एडियाबेटिक का जो बन गया वो हमारा गामा टाइम्स -P/V, दैट इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप का मामला क्लियर हो गया, ग्राफ का मामला क्लियर हो गया। ज़्यादा ये स्टीपर है, अगर ये एक्सपैंड करोगे तो आइसोथर्मली एक्सपैंड करोगे तो ऐसे जाएगा, और एडियाबेटिकली एक्सपैंड करोगे मीन्स वॉल्यूम में इंक्रीमेंट करोगे तो वो ऐसे जगह स्टीपर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई। अगर इसको हम लोग कंप्रेस करें, सर्टेन वॉल्यूम से वॉल्यूम डिक्रीज करें तो आइसोथर्मल ऐसे जाएगा तो एडियाबेटिक ऐसे जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्टीपर होगा। ये वाला एडियाबेटिक हो जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ये आइसोथर्मल हो जाएगा और ये एडियाबेटिक हो जाएगा। ठीक है, दो बात समझ गए, ग्राफ एंड स्लोप। वर्क डन की बात करें तो वर्क डन निकालना चाहते हैं तो फिर वही
इंटीग्रेशन पी डी वी करते हैं और प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वैसे ही पी वी का पावर गामा कांस्टेंट होता है, इसलिए प्रेशर का वैल्यू हम लोग लिखेंगे के डिवाइडेड बाई वी का पावर गामा। ठीक है, के डिवाइडेड बाई वी का पावर गामा डी वी करेंगे और इसको भी हम लोग V1 से V2 तक इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके टक 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 करते हुए जाते हैं और जो रिजल्ट पाते हैं वो लिखेंगे, क्योंकि ये डेरिवेशन का क्लास ज़्यादा हो जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड दिखा दिया बस। अब यहाँ पे जो फाइनली जो रिजल्ट आता है वो आता है NR डिवाइडेड बाई गामा -1 और ये आता है T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। ठीक है, T1 माइनस T2 आता है, या फिर इसका दूसरा फॉर्मेट आता है भाई P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा -1। गामा है हमारा Cp बाई Cb, तो ये वर्क डन है किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में। ये वर्क डन किसके लिए है भाई, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। चाहे ये फार्मूला यूज कर लो, अगर टेम्परेचर दिया हुआ हो तो ये फार्मूला यूज कर लो, और अगर प्रेशर वॉल्यूम दिया हो तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में ऐसा वर्क डन होता है। आया कहाँ से वो समझ गए, क्लियर है यहाँ तक बात। अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर अप्लाई करना चाहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए तो क्या हो जाएगा कंक्लूजन, वो देखो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करोगे, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W लिखोगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए करें तो यही हमारा 0 है, ये 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा U और डेल्टा W दोनों इक्वल एंड निगेटिव ऑफ ईच अदर होंगे। अगर एक हमारा +20 है तो दूसरा -20 होगा। अगर ये हमारा इंटरनल एनर्जी, मान लो सिस्टम ने वर्क किया 20 जूल का वर्क कर दिया, तो अगर ये हमारा +20 जूल है, सिस्टम ने पॉजिटिव 20 जूल का वर्क कर दिया, तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा -20, दैट इज -20 जूल। इट मीन्स इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज बाई 20 जूल। इसका मतलब क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज बाई 20 जूल, और ये वर्क डन किया है 20 जूल, इसलिए उतना ही अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसको मिला तो नहीं कहीं। अब तब भी आइसक्रीम खा रहा है, तब भी वर्क कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब अपना इंटरनल एनर्जी बैंक बैलेंस को कम करके कर रहा है, तो इसका बैंक बैलेंस विल डिक्रीज बाई 20 जूल, क्योंकि ये अपना इंटरनल एनर्जी का ही एनर्जी लेकर के वर्क करने में खर्च कर दे रहा है, तो इंटरनल एनर्जी उतनी ही अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा। सो वट एवर इज द वर्क डन बाय द सिस्टम दैट विल बी डिक्रीमेंट इन द इंटरनल एनर्जी। और अगर किसी ने इस पे वर्क कर दिया, मान लो कोई आया रमेश और उसको पिस्टन प्रेस करके इस पे वर्क कर दिया, मतलब ये जब निगेटिव होगा तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, निगेटिव होंगे। एक का इंक्रीमेंट तो दूसरे का डिक्रीमेंट हो जाएगा, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो जाएगा। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन है। क्लियर है यहाँ तक। एडियाबैटिक प्रोसेस में हम लोगों ने देखा फर्स्ट लॉ अप्लाई करके, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आइसोबारिक प्रोसेस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होता है, सबको पता है भाई, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। सो PV इक्वल टू nRT में अगर प्रेशर ही कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, और हम लोग बोल सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये सब तो आप समझते हो, ये सब क्या कोई बात नहीं है। ग्राफ क्या होगा वो समझने हैं। तो आइसोबारिक प्रोसेस में अगर हम लोग बात करें तो ग्राफ तो होगा A स्टेट से B स्टेट में ऐसे जाएगा, क्योंकि प्रेशर चेंज तो होना नहीं है, तो ऐसे जाएगा, तो इसको बोलेंगे आइसोबारिक एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे इसको, आइसोबारिक एक्सपेंशन। और ये अगर ऐसे चल करके C पे आ जाए तो इसको बोलेंगे आइसोबारिक कंप्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम को कम कर रहे हैं मतलब कंप्रेस कर रहे हैं, वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं मीन्स एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ये वाला हो गया आइसोबारिक एक्सपेंशन, आइसोबारिक एक्सपेंशन, ये आइसोबारिक कंप्रेशन। इधर एरो आ जाए तो आइसोबारिक कंप्रेशन, इस तरह से होगा। अब बात करें हम लोग स्लोप की, तो स्लोप तो देखने से ही पता लग रहा है कि स्लोप क्या है भाई, तो स्लोप है 0, dp/dv क्या है, 0 है, वो सबको पता है। वर्क डन की बात करें, वर्क डन, तो वर्क डन क्या होगा, तो P/dv इंटीग्रेशन होता है। प्रेशर क्योंकि कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, और वॉल्यूम हमारा V1 से V2 हो जाएगा, यानी कि P इंटू वॉल्यूम यहाँ पे, और V2 माइनस V1 आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद, इसलिए ये हो जाएगा P डेल्टा V हो जाएगा। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस बाय द गैसियस सिस्टम, ये हो गया। अगर इसको एक्सपैंड करके लिखें तो PV2 माइनस PV1, और PV2 को हम लोग लिखेंगे वो होगा nRT2, और ये PV1 है nRT1, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं nRT2 माइनस T1, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसलिए वर्क डन ये भी है यहाँ से, वर्क डन इज इक्वल टू P डेल्टा V एंड वर्क डन इज इक्वल टू NR डेल्टा T। ये दोनों में से कोई भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर गिवन हो तो NR डेल्टा T यूज़ करेंगे, और अगर हमारा प्रेशर वॉल्यूम के टर्म है तो P इंटू डेल्टा V यूज़ करेंगे वॉल्यूम के टर्म में। तो ये दोनों का दोनों फार्मूला काम करते हैं वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस। ग्राफ देख लिया, स्लोप देख लिया 0, वर्क डन
इन द आइसोबारिक प्रोसेस, वो ये हो गया। और फर्स्ट लॉ अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है भाई, फर्स्ट लॉ अप्लाई करो। तो डेल्टा क्यू फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, अच्छे से अप्लाई करेंगे, इससे हमें एक रिलेशन भी मिलेगा। तो डेल्टा क्यू जब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ को, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। तो भाई कितना एनर्जी दोगे कांस्टेंट प्रेशर पे? तो भाई सीपी कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट होता था, मोलर हीट कैपेसिटी, तो वो ये होता था। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग कितना एनर्जी देंगे भाई? अगर डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे कितना एनर्जी देंगे? तो वो देंगे एन सी पी डेल्टा टी। कितना एनर्जी देंगे भाई? तो एन सी पी डेल्टा टी देना पड़ता है एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसलिए आइसोबारिक, अगर हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस करा रहे हैं तो उसमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा अगर हम लोग डेल्टा टी राइज कराना चाहते हैं? तो डेल्टा टी राइज कराने के लिए एनर्जी जो देना पड़ेगा वो एन सी पी डेल्टा टी देना पड़ेगा। उससे इंटरनल एनर्जी कितना इंक्रीज होगा भाई? तो डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने पे इंटरनल एनर्जी तो इसी से चेंज होता है। अगर डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज किए हो तो इंटरनल एनर्जी एन डी बाई टू आर डेल्टा टी, यही होगा। और वर्क डन, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन जब टेम्परेचर के टर्म में बात हो रही है तो यहाँ पे एन आर डेल्टा टी वाला यूज़ करेंगे। एन आर डेल्टा टी यूज होता है, एन आर डेल्टा टी ये होता है वर्क डन, तो एन आर डेल्टा टी यूज़ कर देंगे। और यहाँ देखो ये है एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन, और डी बाई टू आर को बोलते हैं सी वी। सी वी होता था डी बाई टू आर, याद होगा सी वी क्या होता था? डी बाई टू आर होता था। इसलिए एन सी वी डेल्टा टी लिख देंगे इसको, और प्लस लिखेंगे यहाँ पे एन आर डेल्टा टी। दोनों तरफ से डेल्टा टी और एन शहीद हो जाएंगे, और सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर मिल जाएगा, दैट इज सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर भी मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। तो ये मेयर्स रिलेशन है, मेयर्स रिलेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेयर्स रिलेशन। ये सब समझते हो? बहुत बढ़िया। तो चारों प्रोसेस में हम लोगों ने देख लिया, फर्स्ट लॉ भी अप्लाई कर लिया, बहुत अच्छा, यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया। इसमें क्या होता है, कोई भी जीरो नहीं होता है, ना ये जीरो होगा, ना ये जीरो होगा, ना ये जीरो होगा, ये भी कुछ होगा, ये भी कुछ होगा। कुछ जितना एनर्जी रिसीव करेगा कुछ वर्क करेगा, कुछ स्टोर भी करेगा। इस तरह से ये रिलेशन भी मिल गया। चलो ये समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस जो समझे हम लोगों ने, एडियाबैटिक प्रोसेस में सबको पता है कि पी वी का पावर गामा कांस्टेंट होता है। पी वी का पावर गामा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि पी टी रिलेशन हमें चाहिए या वी टी रिलेशन चाहिए। तो वी टी रिलेशन के लिए तो याद रखना टी वी का पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट होता है। टी वी का पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा पी वी पे ही क्वेश्चन आए, तो हमें टी वी पे भी आ सकता है। इसलिए अगर मान लो हमें ये पी वी रिलेशन पता है, हमें चाहिए टी वी रिलेशन, फॉर टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन चाहिए एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो क्या करेंगे भाई? तो यही पी वी का पावर गामा है, इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। हमें क्या चाहिए? तो टी वी रिलेशन चाहिए, मीन्स प्रेशर नहीं चाहिए, तो प्रेशर को हटाओ। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है भाई, तो प्रेशर को हटाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं एन आर टी बाई वी, लिख सकते हैं। चलो भाई इसमें डाल देंगे, तो प्रेशर के जगह पे लिख लेंगे एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। पी वी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे देखो ये वॉल्यूम का पावर माइनस वन, वॉल्यूम का पावर यहाँ पे ये के है, वॉल्यूम का पावर बोलें तो ये गामा है और ये माइनस वन है। और टी का, तो टी का खाली एक ही पावर इज इक्वल टू, ये मिल गया कांस्टेंट डिवाइडेड बाय समथिंग अनदर कांस्टेंट। इट मीन्स ये आ गया टी वी का पावर गामा माइनस वन इज कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट टी वी का पावर गामा माइनस वन इज कांस्टेंट। तो ऐसे लिख सकते हैं, दो स्टेट में अगर लिखेंगे हम लोग ऐसे, ये एडियाबैटिक प्रोसेस हुआ है तो टी वन वी वन का पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू का पावर गामा माइनस वन, ऐसा लिख करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एडियाबैटिकली कंप्रेस कर दिया किसी को, मान लो एडियाबैटिकली कंप्रेस कर दिया हमने, वॉल्यूम चेंज कर दिया, पहले टेम्परेचर था 27 डिग्री सेल्सियस, तो अब क्या हो जाएगा? तो वो निकाल सकते हैं इस रिलेशन का यूज़ करके। 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 300 केल्विन, हमेशा केल्विन में रख के ही कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ये तो बिल्कुल ध्यान रखने हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है भाई। अगर हमें वैसे ही अगर पीटी रिलेशन चाहिए तो क्या करेंगे भाई? तो वही पीवी का पावर गामा कांस्टेंट जो है इसी को आगे बढ़ाएंगे। हमें अब वॉल्यूम नहीं चाहिए, पी तो चाहिए, प्रेशर चाहिए, लेकिन वॉल्यूम नहीं चाहिए। वॉल्यूम नहीं चाहिए तो वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ से बोलो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा एन आर टी बाई पी। वॉल्यूम क्या हो गया? एन आर टी बाई पी। तो पी लिखेंगे और इधर लिखेंगे एन आर टी डिवाइडेड बाई पी, इसका पावर गामा इज कांस्टेंट। और यहाँ से लिखेंगे कि पी का पावर क्या हो गया? 1 माइनस गामा इंटू टी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये भी एक रिलेशन हो गया। तो तुम्हें याद रखना है एक ही याद रखो बस।
और ज़्यादा से ज़्यादा इसको कन्वर्ट करना होगा तो एक स्टेप का बात है, जिसको रिप्लेस करना हो रिप्लेस कर दोगे इसका यूज़ करके और तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम्हें एक और याद रखना चाहते तो ये याद रखो, घर में जो टीवी देखते हैं वो घर में जो टीवी देखते हैं उस टीवी का पावर गामा-1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये याद रखने हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में न्यूमेरिकल आएंगे तो ये काम आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो हीट इंजन। तो याद होगा हीट इंजन क्या होता था, इसमें एक वर्किंग सब्सटेंस होता है। हीट इंजन में एक वर्किंग सब्सटेंस होगा जो कि क्या करेगा भाई, तो ये साइक्लिक प्रोसेस में काम करेगा। एवरी साइकिल ये T1 सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है। T1 हायर टेम्परेचर है, इधर हमारा एक सिंक होता है, हीट रिजर्वायर है ये, इसका सिंक नाम रखा हम लोगों ने। T1 है, ये T2 है एंड T1 इज ग्रेटर देन T2। ये दोनों हीट रिजर्वायर है। हीट रिजर्वायर का मतलब होता है कुछ भी एनर्जी दे दो, कुछ भी एनर्जी ले लो, इसका टेम्परेचर इफेक्टिवली कांस्टेंट रहता है। हीट रिजर्वायर का मतलब यही है। तो दोनों ये हीट रिजर्वायर है, एक T1 टेम्परेचर पे, दूसरा T2 टेम्परेचर पे, दोनों हीट रिजर्वायर हैं। ठीक है भाई, तो ईच साइकिल दिस हीट इंजन एक्सट्रैक्ट Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड आउट ऑफ इट Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड टू द सिंक। वो वेस्टेज हो गया समझो, और ये इफिशियंटली जो हमारा काम कर रहा है, ये वर्क डन जो मैकेनिकल आउटपुट है वो है Q1 माइनस Q2, यही आउटपुट है। हीट इंजन का काम क्या होता है, थर्मल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करना। मीन्स मेन काम है कि यहाँ से एनर्जी निकालो और उसको मैकेनिकल वर्क डन में कम करो, ये कन्वर्ट करो। तो ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन करेगा, लेकिन ये कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हो सकता, इसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो इधर वेस्टेज में जाएगा, वेस्टेज में जाएगा। तो इस तरह से ये बना हमारा आउटपुट, क्योंकि इसी चीज़ के लिए हीट इंजन बना है कि ये मैकेनिकल वर्क डन कितना सप्लाई करे। अगर हीट इंजन हो तो इंजन में हम लोग व्हील्स को रोटेट कराते हैं तो ट्रेन आगे चलता है। तो ये वाला कितना मैकेनिकल वर्क डन मिल रहा है थ्रू द शाफ्ट अरेंजमेंट, वो हमारा आउटपुट है, और ये वाला क्या है, इनपुट है, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को एनर्जी देने पड़ते हैं। ये हॉट रिजर्वायर मेंटेन होता है। तो इफिशिएंसी क्या लिखते हैं हीट इंजन के लिए, आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई, इनपुट है हमारा Q1, 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, ये होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। और क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज और टेम्परेचर दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए इसको 1 माइनस T2 बाई T1 भी हम लोग समझते हैं। एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस T2 बाई T1 भी हम लोग समझते हैं। जब भी टेम्परेचर दिया रहेगा तो इसका फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग चाहें तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अगर एफिशिएंसी का वैल्यू यहाँ पे 0.6 आया, इसका मतलब क्या समझेंगे कि 60% एफिशिएंट है। 60% एफिशिएंट का मतलब हुआ जितना एनर्जी निकालेगा उसका 60% इधर लेके चला जाएगा, बाकी 40% वेस्ट कर देगा। आउट ऑफ 100% जो भी एनर्जी निकाले गए हैं 60% इधर जाएगा, 40% उधर वेस्ट हो जाएगा। अगर हमारा ये 60% यानी 0.6 आया है एटा का वैल्यू, तो ये सब हीट इंजन है, साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है। ये वर्किंग सब्सटेंस साइक्लिक प्रोसेस में काम करने का मतलब है कि आफ्टर सीरीज ऑफ प्रोसेस इट रिटर्न्स टू द इनिशियल स्टेट। साइक्लिक प्रोसेस किसको बोलते हैं भाई, कि जिसमें एक साइकिल क्लोज हो, चाहे हमारा आइसोबारिक हो गया, फिर हमारा आइसोकोरिक हो गया, फिर आइसोथर्मली ऐसे वापस आ गया। ए स्टेट, जिस स्टेट से चलते हैं फाइनली उसी स्टेट को रीगेन कर लेते हैं आफ्टर ए सीरीज ऑफ प्रोसेस, देन द इंटायर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस विल बी नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट जो इनिशियल है वही फिर से हमारा रीगेन हो जाता है। और साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है, वर्क डन अगर पीवी डायग्राम है ये, तो वर्क डन विल बी एरिया ऑफ द साइकिल। वर्क डन क्या होगा, पीवी डायग्राम पे एरिया ऑफ द साइकिल, यही हमारा पूरे साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन होता है। और ये पॉजिटिव लेते हैं, ये वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ द एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ लूप, पॉजिटिव एरिया ऑफ द लूप लेते हैं कब, जब हमारा कैसा हो, इस तरह से क्लॉकवाइज चला हो साइकिलिंग। जब साइकिलिंग क्या हुआ हो, क्लॉकवाइज हुआ हो, तब ऐसा होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा, मान लो हम लोग इस तरह से चल रहे हों, इस तरह से चलेंगे अगर, तो ये वर्क डन तो होगा एरिया ऑफ द लूप, बट वो निगेटिव हो जाएगा। अगर ये एरिया मान लो A0 है, तो यहाँ पे वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू, मान लो A से चले B आए, C आए और फिर वापस D आए और फिर A आए। तो अगर ऐसे चलेगा प्रोसेस तो माइनस ऑफ एरिया इनक्लोज्ड बाय द साइकिल। तो ये इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस जो होता है हीट इंजन में, वो साइक्लिक प्रोसेस में ही काम करता है। ईच साइकिल इट एक्सट्रैक्ट्स Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर कॉल्ड सोर्स एंड आउट ऑफ इट Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी ईच साइकिल इज लिबरेटेड टू द सिंक which is at lower temperature, and the balance of energy, that is the rest of the energy, that is Q1 minus Q2, is given as useful mechanical output.
द पर्पस ऑफ हीट इंजन इज टू कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना ही तो इसका पर्पस होता है, मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो हीट इंजन समझ गए। हीट पंप भी इसी का भाई है। हीट पंप क्या होता है भाई? रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, घर में जो फ्रिज है वो रेफ्रिजरेटर है। हीट पंप का काम है लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करना। लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करना। एनर्जी ट्रांसफर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर तो होता है, लेकिन एनर्जी ट्रांसफर अगर करना हो, हमें एनर्जी ट्रांसफर करना हो लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी की तरफ, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए पंप। उसके लिए क्या चाहिए? पंप चाहिए। तो हीट पंप इसलिए इसका नाम रखा है। वाटर पंप जैसे होता है लो हाइट से ज़्यादा हाइट पे वाटर को पहुंचाना हो तो वाटर पंप चाहिए, वैसे ही लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर करना हो तो हीट पंप चाहिए। इसमें भी क्या है? तो एक वर्किंग सब्सटेंस है। ये क्या है? ये वर्किंग सब्सटेंस है। जो हमारा होता है वर्किंग सब्सटेंस फ्रिज में वो गैस होता है, और यहाँ पे एक T1 टेम्परेचर है, जो ये रूम है, समझो रूम ही है T1 टेम्परेचर पे, और यहाँ पे जो है ये T2 टेम्परेचर, T1 इज ग्रेटर देन T2, T2 टेम्परेचर पे है ये हमारा समझो फ्रीज़र है। ये क्या है हमारा? तो फ्रीज़र है। यहीं से हमारा कोल्डर ऑब्जेक्ट है, फिर भी यहाँ से एनर्जी निकालना है। ईच साइकिल Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाल रहा है, और इधर Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट कर रहा है बैक साइड ऑफ द फ्रिज, रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में। लेकिन ये काम करने के लिए तुम्हें देना पड़ेगा Q1 माइनस Q2 अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क डन करना पड़ेगा। ये कंप्रेसर काम करता है। ये कौन करता है भाई? तो कंप्रेसर करता है। कंप्रेसर हमारा रेफ्रिजरेटर में ये वर्क करता है वर्किंग सब्सटेंस पे, और इसको भेजता है कि जा भाई फ्रीजर के पास, और वहाँ से एनर्जी जो भी रखा है फ्रीजर में, एप्पल रखा है, वाटर रखा है, जो भी रखा है उससे निकाल एनर्जी, एक्सट्रैक्ट कर वहाँ से एनर्जी निकालता है। ये उसकी और कूलिंग होती है, भले ही लोअर टेम्परेचर पर, लेकिन यहाँ से एनर्जी निकालेगा। और ये Q2 अमाउंट ऑफ एनर्जी निकाला, ये Q1 माइनस Q2 इसको मिला वर्क डन, Q1 माइनस Q2, और दोनों का सम करके ये Q1 बना। दोनों का सम करेंगे, Q2 कैंसिल हो, Q1 मिलेगा, Q1 लिबरेट हो गया। मान लो 40 जूल इसने निकाला फ्रीजर में से, 60 जूल तुमने दिया वर्क करने के लिए, तो ये 100 जूल यहाँ पे लिबरेट करेगा। ये क्या है? रूम है, जो कि फ्रिज के बैक में है। समझो कि अगर मैं टॉप व्यू दिखाऊँ तुम्हें, अगर मैं तुम्हें टॉप व्यू दिखाता हूँ रेड कलर से, मान लो, तो टॉप व्यू है, समझो ये इस तरह से समझो है फ्रिज का ये डोर खुला ऐसे, यहाँ पे है समझो फ्रीजर, यहाँ आप रखते हो, और फ्रीजर से ये वर्किंग सब्सटेंस, ये जैसे ही हमने स्विच ऑन किया कंप्रेसर काम करता है। जैसे ही स्विच ऑन करोगे कंप्रेसर काम करना शुरू कर देगा, और ये कंप्रेसर टक से आवाज़ करके स्टार्ट कर देगा, और यहाँ से वर्किंग सब्सटेंस जाएगा, फ्रीजर से निकालेगा, और इधर सराउंडिंग बैक साइड ऑफ द फ्रिज इधर ये लिबरेट करता है एनर्जी। इधर हमारा एनर्जी लिबरेट करता है, इसलिए बोला जाता है कि वॉल से थोड़ा गैप छोड़ करके रखना चाहिए, सच दैट कि वाटर यहाँ पे एयर का फ्लो होता रहे, और ये जो हमारा एनर्जी एक्सट्रैक्ट किए हैं, जो हॉट एयर जो हमने निकाला है, उसको ये रनिंग जो हमारे एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको रिमूव करते रहें, और ये हमारी इफिशिएंसी बनी रहे। तो इस तरह से ये वर्किंग सब्सटेंस यहाँ पे काम कर रहा है। ये भी साइक्लिक प्रोसेस में काम कर रहा है। टॉप व्यू में देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, सीलिंग पे से देखेंगे तो ये देखेंगे फ्रिज है खुला, डोर खुला, यहाँ फ्रीजर है। तो ये वर्किंग सब्सटेंस ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस में है, काम करता है। और इसका ब्लॉक डायग्राम हम लोगों ने देख लिया हीट इंजन की तरह। ब्लॉक डायग्राम में एरो का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। एरो का डायरेक्शन क्या हो गया भाई? तो रिवर्स हो गया। वही हुआ इसमें। यहाँ पे हम लोग इफिशिएंसी का दूसरा नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वही होगा आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट यहाँ क्या है भाई? तो आउटपुट है यहाँ पे ये जो था T2 टेम्परेचर पे, यहाँ से निकालने की जिम्मेवारी थी इस मैकेनिज्म की। जितना निकालोगे उतना ज़्यादा इफिशिएंसी। तो आउटपुट यहाँ पे होता है Q2, और इनपुट क्या है भाई? तो जो आपने इस मैकेनिज्म को चलाने के लिए जो फीड करते हो, दैट इज Q1 माइनस Q2। तो ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको टेम्परेचर के टर्म में लिखना चाहें तो T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 होता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ये है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। सारे टेम्परेचर केल्विन में यूज़ करेंगे। तो हीट पंप ट्रांसफर्स थर्मल एनर्जी फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी। लेकिन इसको करने के लिए हमें कंप्रेसर को वर्क करने पड़ेंगे, दैट इज ये चाहिए। बिना इसके काम नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा। अपने आप हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर
थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, हाई टू लो अपने आप होता है, लेकिन लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर ये 4 डिग्री सेल्सियस पे है बेचारा, और यहाँ पे हमारा 40 डिग्री सेल्सियस पे है, फिर भी ये इधर से इधर ही ट्रांसफ़र करेगा, लोअर टू हायर ट्रांसफ़र करेगा, तभी तो इसका नाम है हीट पंप, तभी इसका नाम क्या है, हीट पंप। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट तो आप भाई किसी भी बुक में लिखा रहता है, वो आप पढ़ लोगे, लेकिन जो मेन बात है वो मैं समझा देता हूँ। इसमें 2 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट बोला जाता है हीट पंप के रिगार्डिंग और एक बोला जाता है हीट इंजन के रिगार्डिंग। तो हीट इंजन के रिगार्डिंग और इधर हीट पंप जो स्टेटमेंट है वो मैं बोल देता हूँ, आप समझ लो, समझा देता हूँ। हीट इंजन के बारे में ये क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिमिटेशन पुट करते हैं भाई, ये इस लॉ में लिमिटेशन ऑन हीट इंजन एंड हीट पंप पुट किए जाते हैं। मीन्स एक तो स्टेटमेंट ये है कि नो इंजन कैन बी 100% इफिशियंट, मतलब नो इंजन और नो प्रोसेस, नो इंजन, इंजन क्या है, प्रोसेस से ही तो बना हुआ है, तो नो प्रोसेस इज पॉसिबल whose sole result is conversion। हीट इंजन का काम क्या होता है, थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क डन। तो नो प्रोसेस और इंजन इज पॉसिबल whose sole result is ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क डन, इनटू मैकेनिकल वर्क डन। ऐसा कोई प्रोसेस या मैकेनिज्म नहीं हो सकता जिसका सोल पर्पस, सिर्फ एक ही पर्पस है, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क डन। ठीक है, थर्मल एनर्जी लिया और उसका पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट कर दे विदाउट एनी वेस्टेज, मतलब Q2 जीरो हो, मतलब Q2 क्या हो, जीरो हो। जो यहाँ से Q1 लिया, जो ये हॉट रिजर्वायर से Q1 लिया, वो पूरा का पूरा Q1 कन्वर्ट कर दिया मैकेनिकल वर्क डन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जरूर हमारा ये Q2 कुछ ना कुछ होगा और यहाँ Q1 माइनस Q2 ही हमें वर्क डन के फॉर्म में मिलेगा। मीन्स फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हीट इंजन के बारे में यही है कि नो इंजन कैन बी 100% इफिशिएंट। 100% इफिशिएंट मतलब ये जो लिया वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर दिया, आउटपुट वही है जो इनपुट है। तो ऐसा नहीं होता है, हीट इंजन ऐसा कोई भी नहीं हो सकता जिसका, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो सकता, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं हो सकता जिसका सोल रिजल्ट क्या है, जिसका सोल पर्पस क्या है, कन्वर्जन ऑफ थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी विदाउट लिबरेटिंग टू सिंक को बिना लिबरेट किए ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरा हीट पंप पे लिमिटेशन डाला जाता है, वो क्या है भाई, तो ये बोला जाता है कि कोई ऐसा प्रोसेस या मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है जिसका सोल रिजल्ट है ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी, लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर कर दे फ्रॉम लोअर टू हायर टेम्परेचर बॉडी विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट, मीन्स विदाउट डूइंग एनी वर्क ऑन इट, विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी, बिना किसी सपोर्ट का ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो हमारा लोअर टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी में थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र करा देता हो। ऐसा पर्पस, ऐसा कोई पर्पस वाला कोई प्रोसेस या मैकेनिज्म पॉसिबल नहीं है। तो दोनों का स्टेटमेंट है, केल्विन का स्टेटमेंट है, क्लैसियस का स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझ गए। एक हीट इंजन पे लिमिटेशन डाला गया, 100% इफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है, और एक हीट पंप पे डाला गया कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो बिना दिए, मतलब बिना हम लोग वर्क डन किए, बिना कंप्रेसर वर्क किए और यहाँ लोअर टेम्परेचर फ्रीजर से निकाले और हमारा रूम में दे दे, फ्रीजर से निकाले और रूम में दे दे, मतलब एक हमने रख दिया और ऐसा कोई मिल जाए मैकेनिज्म जो कि इस फ्रीजर से निकाल रहा है और उस रूम को दे रहा है, लोअर टेम्परेचर से निकाल के हायर टेम्परेचर वाले रूम में दे रहा है और बिना कोई एक्सटर्नल सपोर्ट के। ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्नोट साहब का एक स्टेटमेंट है, इंजन है, ये जरा थोड़ा सा हम लोग समझ लें, कुछ स्कूल में ये नहीं है, हटा दिया गया है। कार्नोट साइकिल क्या है, तो कार्नोट साइंटिस्ट ने एक साइकिल दिया पीवी डायग्राम पे। उन्होंने बोला भाई कि अगर आइसोथर्मली एक्सपैंड हो, एडिबेटिकली एक्सपैंड हो, फिर आइसोथर्मली कंप्रेस हो, फिर एडिबेटिकली कंप्रेस हो, तो इससे एक साइकिल बनेगा और इस साइकिल का नाम उन्होंने बताया कार्नोट साइकिल। ये कार्नोट साइकिल हो गया। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, इस साइकिल को बोला उन्होंने कार्नोट साइकिल। ठीक है, कार्नोट साइकिल बोला। और जो भी हीट इंजन है जिसका वर्किंग सब्सटेंस जो हमारा इधर से Q1 लेता है, इधर को Q2 देता है और ये मैकेनिकल वर्क डन करता है कितना भाई, तो Q1 माइनस Q2।
ठीक है, इधर T2 है, इधर T1 वाला है। तो ऐसा कोई इंजन जिसका वर्किंग सब्सटेंस ऑब्वियसली साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है, तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस जिस साइकिल को फॉलो कर रहा हो वो ये साइकिल हो, कार्नोट साइकिल हो। कार्नोट साइकिल हो मीन्स पहले ये वर्किंग सब्सटेंस आइसोथर्मली एक्सपैंड हो, फिर एडिबेटिकली एक्सपैंड हो, फिर आइसोथर्मली कंप्रेस हो, फिर एडिबेटिकली कंप्रेस हो और अपना इनिशियल स्टेट को रीगेन करे। ऐसा कोई इंजन जिसमें वर्किंग सब्सटेंस इस साइकिल को फॉलो कर रहा हो, तो ये इंजन विल बी नोन एज कार्नोट इंजन। ये इंजन क्या होगा? कार्नोट इंजन होगा। Carnot engine is nothing but based on whose working substance follows the Carnot cycle। और ये 4 रिवर्सिबल प्रोसेस से बना हुआ साइकिल है। फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। ये चारों क्या हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, जबकि दुनिया में सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन ये आइडियली रिवर्सिबल प्रोसेस से समझ करके हम लोग देखो, ये आइडियल साइकिल है, ऐसा कोई रियलिटी में होता नहीं है। आइडियल साइकिल है रिवर्सिबल, 4 रिवर्सिबल प्रोसेस से बना हुआ है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडिबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडिबेटिक कंप्रेशन, 4 रिवर्सिबल प्रोसेस से बना हुआ ये साइकिल है। और ये आइडियल साइकिल है, ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। आइडियल साइकिल फ्री फ्रॉम डिसिपेटिव फोर्स। जो रिवर्सिबल प्रोसेस वही होता है जो कि फ्री फ्रॉम डिसिपेटिव फोर्स, कहीं भी कोई फ्रिक्शन ना आए, कोई एनर्जी डिसिपेशन वाला ना आए, बिल्कुल स्लोली प्रोसेस होता रहे, तभी उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। तो 4 रिवर्सिबल प्रोसेस से बना हुआ ये कार्नोट साइकिल आइडियल साइकिल है। और ऐसा कोई आइडियल इंजन जो इसको फॉलो कर रहा हो वो है कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन आइडियल इंजन है, ये एक्चुअल में होता नहीं है। एक्चुअल में जो होता है वो रियल इंजन होता है, और रियल इंजन में कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर होता है, वो इस तरह से काम नहीं करता है, लॉस होता है, इसकी एफिशिएंसी कम होगी। तो कार्नोट साइकिल पे बेस्ड इंजन कार्नोट इंजन। और कार्नोट थ्योरम क्या है? तो कार्नोट साहब ने बताया कि मेरा जो ये इंजन है ना, जो रिवर्सिबल प्रोसेस पे बेस्ड है, रिवर्सिबल प्रोसेस ये सबसे ज़्यादा इफिशिएंट इंजन होगा। कार्नोट